रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कभी भी किसी वर्ड के एंड पे ITIS आइटिस का लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब हमारे पास मेनिंजाइटिस क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर कंसिडर करें मैं ये एक ह्यूमन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस ह्यूमन को ब्रेन होगा, ब्रेन को कुछ मेम्ब्रेन्स कवर कर रही होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। कंसीडर कर ले, ये मेरे पास सारा का सारा क्या पड़ा हुआ है, ह्यूमन ब्रेन। अब इस ह्यूमन ब्रेन को हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन्स कवर कर रही होंगी। जो सबसे आउटर साइड के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली कंसीडर कर लेंगे, ये हमारे पास होगी ड्यूरा मैटर। फिर हमारे पास आती है एरेक्नोइड मैटर, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है पिया मैटर। अब इन तीनों मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो आप लोग यहीं पर समझ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो है एनसेफेलाइटिस। जो एनसेफेलाइटिस होता है वो हमारे पास होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, कोर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब उसके मतलब कि ये सारी मेम्ब्रेन्स के बाद हमारे पास यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ब्रेन या फिर कोर्टेक्स की इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। तो हम इसको बोलेंगे एनसेफेलाइटिस। अब हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि मेनिंजाइटिस क्या होता है और एनसेफेलाइटिस क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे की ये मेनिंजेस, ये मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसके अंदर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें मिलती हैं मेनिंजाइटिस के अंदर। वो क्या हैं? वो है हमारे पास पायरेक्सिया, यानी कि बंदे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा। जब कभी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन होगी तो हमें क्या मिलेगा? पायरेक्सिया मिलेगा। पायरेक्सिया के साथ हमें मिलेगा हेडिक, उस बंदे को शदीद सर दर्द होगा। हेडिक के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजिज्म। मेनिंजिज्म जो होती है उसके अंदर अब कुछ खास करेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेनिंजिज्म। मेनिंजिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं? मेनिंजिज्म के अंदर हमारे पास आती हैं 5 चीज़ें। एक इसके अंदर हमारे पास मेनिंजिज्म का अंदर होती है हेडिक, वो जो आप लोगों ने पहले भी एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है मेनिंजाइटिस के अंदर। मेनिंजिज्म के अंदर हमें क्या मिलता है? हेडिक मिलती है। इसके अलावा हमें इसके अंदर क्या मिलता है? फोटोफोबिया मिलता है। फोटोफोबिया के अलावा हमें मेनिंजिज्म के अंदर स्टिफनेस ऑफ नेक मिलती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। गर्दन अकड़ जाती है, स्टिफनेस ऑफ नेक। स्टिफनेस ऑफ नेक के बाद हमारे पास जो एक चौथी चीज़ है जो हमें इसके अंदर मिल रही होती है, वो हमारे पास है मेनिंजियल इरिटेशन। मेनिंजियल इरिटेशन, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि 2 और साइंस होते हैं जो कि हमें मिल रहे होते हैं। उन साइंस का स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। वो साइंस कौन कौन सी है हमारे पास? एक साइन है हमारे पास कर्निग्स साइन। कौन सा साइन है ये? कर्निग्स साइन। अब इस साइन के अंदर एक तो पहले नाम देख लें कौन कौन से साइन मिलते हैं हमें मेनिंजाइटिस के अंदर। एक हमें मिलता है कर्निग्स साइन, और दूसरा हमें इसके अंदर मिलता है ब्रूड-ज़िन्स्काई साइन। जी मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ब्रूड-ज़िन्स्काई साइंस। अब इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, इन दोनों साइंस का क्या मतलब होता है, अब ये देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्रूड-ज़िन्स्की साइन क्या होता है। ब्रूड-ज़िन्स्की साइन ये होता है कि कंसीडर करें कि आप किसी बंदे को क्या करते हैं, उसकी नेक जो है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की नेक जो है, कंसीडर कर लेंगे ये एक बंदा है, उसकी नेक को आप लोग ऐसे, ये ग्राउंड लेवल है, तो आप लोग जैसे ही उसकी नेक को ऐसे फ्लेक्स करते हैं, नेक को ऐसे हाथ नीचे से पकड़ के नेक को उसकी फ्लेक्स करते हैं, तो जो उसकी आगे से वो क्या करता है कि हिप ज्वाइंट के ऊपर भी उसकी फ्लेक्शन हो जाती है और आगे से नी ज्वाइंट के ऊपर भी फ्लेक्शन हो जाती है। जब वो ये चीज़ शो करता है, मतलब कि हमने उसकी नेक फ्लेक्स की, अब होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ यहाँ से इस तरीके से नेक फ्लेक्स होती और बंदा जो था वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहता, लेकिन हमने क्या किया, नेक फ्लेक्स की, उसकी वजह से हिप के ऊपर भी फ्लेक्शन हो गई और नी ज्वाइंट के ऊपर भी फ्लेक्शन हो गई। तो इसका मतलब है कि ब्रूड-ज़िन्स्की साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और हमारे पास मेनिंजाइटिस के अंदर
मेनिंजिज्म के अंदर ब्रुजेंस्की साइन जो है वो पॉजिटिव आता है। सेकंड हम देखते हैं कि कर्निक साइंस क्या होता है। कर्निक साइंस ये होता है कि एक फॉर कंसीडर कर लें कि हमारे पास क्या है, एक बंदा है। अब ये बंदा फॉर एग्जांपल लेटा हुआ है और अब हम जैसे फॉर एग्जांपल उसकी जो एक लेग है हम क्या करते हैं उसको ऐसे एक्सटेंड करवाते हैं इस तरीके से, मतलब कि, और दूसरी टांग उसकी ऐसे स्ट्रेट ही रहती है। अगर तो वो ऐसे हम एक्सटेंड करवाते हैं, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हिप जॉइंट के ऊपर क्या हो गई है, फ्लेक्शन हो गई है, और नी जॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है। तो हम जब इस कर्निक साइंस के अंदर यह है कि एक बंदे की टांग पकड़ते हैं ऐसे और ऐसे बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट करते हैं। जब स्ट्रेट करते हैं अगर तो वो नॉर्मल रहता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन कर्निक साइंस के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होते हैं उनके अंदर स्पैज़म आता है और बंदा जो है वो अपनी टांग जो है ऐसे, मतलब कि नी के ऊपर एक्सटेंशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो इसको हम बोलते हैं कर्निक साइन, यानी कि ऑन द एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट and flexion of hip joint there will be the spasm of hamstring muscles. Then we will say that the Kernick sign is positive and the Kernick sign is positive in meningitis. अब आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के अंदर हमने कहा था इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक पायरेक्सिया होता है, एक हेडिक होता है, एक मेनिंजिज्म होता है। मेनिंजिज्म ज़रूरी नहीं है कि हमें मेनिंजाइटिस के अंदर ही मिले, उसके अंदर मेनिंजिज्म मैंने आप लोगों को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास जो होता है मेनिंजिज्म, वो हमारे पास कुछ और डिजीज़ के अंदर लाइक सबएरेक्नोइड हैमरेज, इस कंडीशन के अंदर भी हमारे पास ये मिल रहा होता है। और इसके अलावा हमारे पास अब मेनिंजाइटिस की अगर बात की जाए ना, और हम अगर इसको क्लासीफाई करना स्टार्ट करें तो हमारे पास मेनली 3 तरह के मेनिंजाइटिस होते हैं। एक हमारे पास होता है वायरल मेनिंजाइटिस, एक हमारे पास होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और एक हमारे पास होता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। तो ये हमारे पास जो है ना 3 मेन टाइप्स के हमारे पास मेनिंजाइटिस होते हैं। अब हर किसी के अंदर अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या मतलब कि जब हम CSF एनालिसिस करवाते हैं ना, तो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, बैक्टीरियल के अंदर मुख्तलिफ मिलती हैं, और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर मुख्तलिफ मिलती हैं। अब हम इन सारी CSF फाइंडिंग्स को डिस्कस करते हैं। अब हम यही मेनिंजाइटिस जो होते हैं बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलस, इसके CSF के अंदर जो हमने फाइंडिंग्स देखनी है ना, हम CSF जो लेते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को नोट करते हैं। हमने 6 चीज़ों को नोट करना है। हमने सबसे पहले तो CSF के प्रेशर को नोट करना है कि CSF का प्रेशर जो होता है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर किस तरीके का रहता है। इसके अलावा हमने नोट करना है कलर को, हम नोट करेंगे प्रोटीन को कि CSF के अंदर प्रोटीन किस तरीके की आई है। फिर हम करेंगे कि ग्लूकोज को नोट करेंगे। ग्लूकोज को नोट करने के अलावा हम नोट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी को नोट करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी किस तरीके की आई है CSF की। और फिर लास्ट पर हम एक और चीज नोट करेंगे, हम एंड पर कवर करेंगे ल्यूकोसाइट काउंट को, यानी कि WBC काउंट को कह लें या फिर आप लोग ल्यूकोसाइट काउंट कह लें। तो हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे, देखेंगे कि CSF के अंदर इन सब की क्या फाइंडिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं CSF प्रेशर को। तो CSF प्रेशर जो होता है वो ये है कि ना, वायरल के अंदर तो CSF प्रेशर जो होगा वो नॉर्मल ही होगा। जो जहां तक बात आती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की या फिर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की, तो इसके अंदर बढ़ भी सकता है बैक्टीरियल के अंदर, या फिर नॉर्मल भी रह सकता है। इसी तरह ट्यूबरकुलस के अंदर CSF प्रेशर बढ़ भी सकता है और बात कंडीशंस के अंदर ये नॉर्मल भी आ जाता होता है। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कलर। कलर के अंदर अब ये है कि जो हमारे पास बैक्टीरियल है ना, ये हमारे पास आमतौर पर जब CSF निकालते हैं और उसका कलर देखते हैं तो बैक्टीरियल का जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाला CSF होगा वो आमतौर पर कलर के अंदर क्लाउडी होगा, क्लाउडी कह लें, या फिर आप लोग एक और लफ्ज यहाँ पर याद कर लें, ओपेलिस्केंट होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें जो क्लाउडी कलर मिल सकता है, ओपेलिसेंट मिल सकता है, और बैक्टीरियल के अंदर खास बात यह है कि बाज़ दफ़ा ये क्या होता है कि पुरुलेंट भी मिल सकता है, पुरुलेंट कलर मिल सकता है।
जो वायरल मेनिंजाइटिस वाला CSF होगा उसका कलर देखेंगे तो वो आमतौर पर हमारे पास क्लियर होगा, और ट्यूबरकुलस का भी सेम है बैक्टीरियल वाला, यानी कि हमें इसके अंदर भी क्लाउडी मिल सकता है कलर, इसके अलावा ओपेलिसेंट कलर मिल सकता है, लेकिन पुरुलेंट नहीं मिलेगा। पुरुलेंट हमें जो होता है वो बैक्टीरियल के अंदर ही मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास दो चीजें कवर हो गई। एक CSF प्रेशर हमने देख लिया, जो कि 3 टाइप्स है ना मेनिंजाइटिस की, बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलस। तो बैक्टीरियल हमने मेनिंजाइटिस हो जाता है बंदे को तो हम उसका लंबर पंक्चर करते हैं, CSF निकालते हैं। CSF निकालने के बाद हम उसके अंदर ना CSF को एग्जामिन करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। CSF प्रेशर, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस CSF का प्रेशर कितना आया है। यहाँ पर अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं नॉर्मल प्रेशर डिस्कस कर दूं। नॉर्मल प्रेशर जो हमारे पास होता है वो बाद में MCQs में आ जाता होता है। नॉर्मल हमारे पास CSF प्रेशर जो होता है वो होता है 50 से लेकर 250 mm ऑफ वाटर, ठीक है। 50 से लेकर 250 mm ऑफ वाटर जो होता है वो नॉर्मल CSF प्रेशर होता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलस के अंदर क्या होता है। बैक्टीरियल के अंदर बढ़ भी सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर CSF प्रेशर बढ़ सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है। वायरल के अंदर ऑलमोस्ट हमेशा नॉर्मल ही रहता है। ट्यूबरकुलस के अंदर बढ़ भी सकता है और नॉर्मल भी आ सकता है। कलर की बात की जाए तो वायरल के अंदर क्लियर कलर होता है, बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस के अंदर क्लाउडी और ओपेलिसेंट और पुरुलेंट कलर होता है। बैक्टीरियल के अंदर, ट्यूबरकुलस के अंदर सिर्फ क्लाउडी और ओपेलिसेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब प्रोटीन की। प्रोटीन का अब ये हिसाब किताब है कि जो हमारे पास नॉर्मल CSF होता है ना, उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन की कंसेंट्रेशन जो नॉर्मल होती है वो हमारे पास होती है 20 से लेके 45 mg/dl। ये आप लोगों ने यूनिट याद रखना है। अब बैक्टीरियल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये प्रोटीन कंसेंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। ट्यूबरकुलस के अंदर भी बढ़ जाती है। जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है उसके अंदर प्रोटीन कंसेंट्रेशन जो होती है वो बढ़ भी सकती है और नॉर्मल भी रह सकती है। अगर वैल्यू वाइज बात की जाए तो हमने कहा था कि नॉर्मल वैल्यू हमारे पास 20 to 45 mg/dl है। तो जहां तक बैक्टीरियल की बात है, बैक्टीरियल के अंदर ये प्रोटीन जिस तरह मैंने कहा है कि बढ़ जाएगी, तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास इसकी अमाउंट जो होती है अक्सर 100 से लेके 500 तक आ जाती है, ठीक है। अगर वायरल की बात की जाए, मैंने जिस तरह कहा था कि नॉर्मल भी रह सकती है। नॉर्मल क्वांटिटी कितनी थी 20, तो इसको 20 से ही स्टार्ट करें। तो ये नॉर्मल भी रह सकती है और बढ़ भी सकती है। अगर बढ़ के कहाँ तक जा सकती है, वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर तक 100 तक जा सकती है। अगर ट्यूबरकुलस की बात की जाए तो ट्यूबरकुलस एक ऐसा है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिनेरियो के अंदर अगर आप लोगों को वो खास तौर पर प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ाए तो आप लोगों ने फौरन सोचना है कि ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी जो होती है, जिस तरह हमने बैक्टीरिया के अंदर स्टार्ट किया था ना 100 to 500 था, यहाँ पे भी 100 से स्टार्ट करें, लेकिन वहां पे 100 to 500 गया था। यहाँ पर प्रोटीन की वैल्यू 100 से लेके हमारे पास 3000 तक बढ़ सकती है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर। तो ये हमारे पास प्रोटीन थी। अब हम देखेंगे ग्लूकोज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है CSF की ग्लूकोज के ऊपर। अच्छा, ग्लूकोज का ये हिसाब होता है कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर भी ग्लूकोज होता है। तो हम CSF जब लेते हैं ना, उसके अंदर जब ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन लेते हैं तो हमारे ब्लड के मुकाबले में जो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन है CSF के अंदर वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 50% ज्यादा हो सकती है या 75% ज्यादा हो सकती है। तो ये नॉर्मल पैरामीटर होता है कि ये हमारे पास 50% ज्यादा होगी, मतलब ये 50% ज्यादा होगी या फिर 75% ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्लड, ठीक है। अब हमारे पास मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर जो होती है वो कम हो जाती है। वायरल के अंदर जो होती है जनरली नॉर्मल रहती है, ठीक है। यानी कि CSF के अंदर हमारा ये होना चाहिए था ना कि ग्लूकोज एज कंपेयर टू ब्लड ग्लूकोज, CSF ग्लूकोज शुड बी हायर। हाउ मच हायर? 50% हायर और 75% हायर। But in bacterial meningitis, the amount of glucose in the CSF is low. So we say that in bacterial meningitis,
glucose concentration in the CSF decrease, and in tuberculous meningitis glucose concentration also decreases, but in viral meningitis the glucose concentration of the CSF remains normal, it doesn't have any effect. ठीक है, अब यहाँ पर कितने परसेंट मतलब कि कम वगैरह ज़्यादा हो सकता है, तो हम बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस को भी थोड़ा यहाँ पे ना डिफरेंशिएट करेंगे ना. हमने ये तो कह दिया कि बैक्टीरियल में भी कम हो रही है, ट्यूबरकुलस में भी कम हो रही है ग्लूकोज कंसेंट्रेशन CSF के अंदर से. तो हमारे पास जो बैक्टीरियल है उसके अंदर 40% और 50% कम हो जाती है, जबकि हमारे पास जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है उसके अंदर 40 से कम होती है और या फिर बाज़ दफ़ा बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है. ठीक है, इसमें क्या होता है 40 से कम हो जाती है और बाज़ दफ़ा क्या होता है मे बी नन, यानी कि बाज़ दफ़ा बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है. और अगर बात की जाए वायरल, इसके अंदर तो वैसे ही नॉर्मल रहती है. और अगर ग्लूकोज इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास 40% से कम हो सकती है या फिर हमारे पास 50% से कम हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी को देखा जाए तो जब हम CSF जो हमने लिया होता है उसकी माइक्रोबायोलॉजी करवाते हैं तो हमारे पास जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो ग्राम स्टेन, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्राम स्टेनिंग करते हैं हम. ठीक है, वायरल के अंदर हमारे पास वैसे ही वायरल जो होता है वो स्टीराइल आइसोलेट हो जाता है और ट्यूबरकुलस के अंदर हम क्या करते हैं ZN स्टेनिंग करते हैं. लास्ट के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स और WBC काउंट. अब ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है ना हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इस वजह से ना हम इसको 2 यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पेपर के अंदर अक्सर आता रहता है. बाज़ दफ़ा लीटर के अंदर इसकी वैल्यू होती है, बाज़ दफ़ा मीटर पर मीटर क्यूब के अंदर वैल्यू इसकी होती है. सबसे पहले तो मैं नॉर्मल अमाउंट बताता हूँ. हम लीटर के अंदर सबसे पहले पर लीटर के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं. जो हमारे पास नॉर्मल अमाउंट होती है वो हमारे पास होती है 0 to 4. ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल हमारे पास CSF के अंदर इतने आ सकते हैं. लेकिन अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और मेनली हमारे पास पोलीमोर्फ्स, ठीक है, PMN इसको बोलते हैं, पोलीमोर्फ न्यूट्रोफिल्स. इस तरह ये जो PMN या पोलीमोर्फ्स आप लोग कह लें, इनकी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा आ रही होती है. और कितनी ज़्यादा आ रही होती है 0 से 4, यानी कि इतने आने चाहिए थे, ये नॉर्मल थी. लेकिन मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये हमारे पास जब CSF का फिर हम एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी आ रही होती है 1000 से लेके 5000 तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा है. उसके बाद अगर वायरल की बात की जाए इसके अंदर भी क्वांटिटी बढ़ जाती है और इसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी मेनली हमारे पास ये लीटर के अंदर डिस्कस हो रहा है, पर लीटर के अंदर. तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो आती है 10 से लेकर 2000 तक. और अगर बात की जाए ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की तो इसके अंदर भी क्वांटिटी बढ़ जाती है और क्वांटिटी आ रही होती है 50 से लेकर 5000 तक. अब मैंने इसके लिए एक तरीका निकाला है. देखें, ल्यूकोसाइट्स की क्वांटिटी तो बढ़ गई है ना अब, लेकिन अब ये किस हिसाब से बढ़ी और क्या हो रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. और इसको याद करने के लिए एक चीज़ मैंने निकाली है. ये बात देखें कि सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात ये नोट करें कि बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, अगर इनके अंदर क्वांटिटी बढ़ी है, दोनों की अपर लिमिट हमारे पास जाकर आई है 5000 के ऊपर. यहाँ पर भी 5000 है और इधर भी हमारे पास 5000 है. ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो तरीका है वो ये था कि देखें दोनों के अंदर जो है हमारे पास एक बैक्टीरियल और एक ट्यूबरकुलस, दोनों के अंदर हमारे पास अपर लिमिट क्या है 5000 है. लिम्फोसाइट्स, अब आपको ये पता है कि तीनों टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस के अंदर बढ़ तो रहे हैं. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में भी ज़्यादा हो रहे हैं, वायरल में भी और ट्यूबरकुलस के अंदर भी. अब फॉर एग्जांपल अगर वो कभी क्वांटिटी देता है और क्वांटिटी देने के बाद वो कहता है कि लिम्फोसाइट्स बढ़ गए हैं, मतलब 0 to 4 नॉर्मल थे, तो CSF के अंदर अब 4 से ज़्यादा आए हैं. और अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आप बढ़ते गए हैं और फॉर एग्जांपल वो बढ़ा देता है, 10 से ज़्यादा बढ़ा देता है लेकिन 50 से क्वांटिटी कम रखता है, तो आप लोगों का जो जहन होगा वो वायरल मेनिंजाइटिस की तरफ चला जाएगा. ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल वो लिम्फोसाइट्स की ल्यूकोसाइट्स की क्वांटिटी, वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी बढ़ा देता है
और फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं 50 से ज़्यादा होती है लेकिन हमारे पास 1000 से कम होती है, तो हमारा जहन जो है वो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की तरफ जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल क्वांटिटी 1000 से ऊपर होती है तो हमारा जो जहन है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तरफ जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ना हमारे पास जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसके अंदर हमारे पास मेनली PMN यानी कि पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो रहे होते हैं। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास जो होते हैं मेनली लिम्फोसाइट ज़्यादा हो रहे होते हैं, प्रीडोमिनेंटली हमें इसके अंदर लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं। और अगर वायरल की बात की जाए तो वायरल के अंदर हमें जो होता है वो लिम्फोसाइट से मिल रहे होते हैं, लेकिन PMN जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं अर्ली, बाद में जाके लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं। और वैसे भी इसके अंदर ऐसे इतनी क्वांटिटी रेज नहीं होती, सही क्वांटिटी जो रेज होती है वो ट्यूबरकुलोस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर रेज होती है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर भी हमें रेज्ड ही मिलते हैं। तो इस तरीके से हम CSF की फाइंडिंग्स के बेस के ऊपर बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कोजेज ऑफ मेनिंजाइटिस। हमारे पास इसको दो कोजेज के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हमारे पास होती हैं इन्फेक्टिव कोजेज, इन्फेक्शियस मतलब कि इन्फेक्टिव कोजेज की वजह से हो सकता है, और हमारे पास क्या होता है नॉन इन्फेक्टिव कोजेज भी होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास मेनिंजाइटिस हो सकता है। इन्फेक्टिव कोजेज के अंदर हमारे पास आ जाती हैं बैक्टीरियल, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे पास मेनिंजाइटिस करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है, जिस तरह कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, वायरल, इसके अलावा फंगल और प्रोटोजोआल जो होते हैं वो भी हमारे पास मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास एजेंट इन्फेक्टिव कोजेज होती हैं। नॉन इन्फेक्टिव कोजेज के अंदर हमारे पास कुछ मेलिग्नेंट डिजीजेज आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर ट्यूमर्स आ जाते हैं, और कुछ हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाते हैं, कुछ हमारे पास ट्यूमर्स आते हैं जो कि मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं, और कुछ हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आ जाती हैं जो कि हमारे पास मेनिंजाइटिस करवा सकती हैं। ट्यूमर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं? ट्यूमर्स के अंदर हमारे पास लाइक ब्रेस्ट कार्सिनोमा मेनिंजाइटिस करवा सकता है, ब्रोंकियल कैंसर करवा सकता है, ल्यूकीमिया करवा सकता है, लिम्फोमा करवा सकता है। 4 ट्यूमर्स होते हैं वो मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर करवा सकता है, इसके अलावा हमारे पास ब्रोंकियल ट्यूमर करवा सकता है, इसके अलावा हमारे पास ल्यूकीमिया जो कि वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है, ल्यूकीमिया करवा सकता है, और इसके अलावा लिम्फोमा। तो ये सारे ट्यूमर्स हैं, मेलिग्नेंसीज हैं जो कि हमारे पास मेनिंजाइटिस की तरफ लेके जा सकती हैं। अगर बात की जाए इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर जो कि बाद दफा रिकरेंट भी हो सकते हैं, तो सार्कोडोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मेनिंजाइटिस मिल सकता है। इसके अलावा बैचेट डिजीज के अंदर भी हमारे पास मेनिंजाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस SLE। तो ये हमारे पास नॉन इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं जो कि मेनिंजाइटिस करवा सकती हैं। अगर बात की जाए इन्फेक्टिव कंडीशंस की तो जिसके अंदर हमारे पास एक बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है और प्रोटोजोआल है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल को डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल को अंदर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ना इसको हम फर्दर आगे कैटेगराइज करते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब बैक्टीरिया तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो कि मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। सबसे पहले चले उन बैक्टीरिया की लिस्ट देख लेते हैं जो कि मेनिंजाइटिस करवाते हैं। हमारे पास करवाता है मेनिंजाइटिस लाइक हमारे पास जो E. coli होता है वो मेनिंजाइटिस करवा सकता है बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करवा सकता है। इसके अलावा हमारे पास नाइजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया वो मेनिंजाइटिस करवा सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी मेनिंजाइटिस करवा सकता है, और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस करवा सकते हैं। ये सारे बैक्टीरियाज हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया है ना, हम इसको कोजेज के तौर पर करते हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेते होते हैं। डिवाइड से मुराद ये है कि एक खास ग्रुप और एज के हिसाब से कर लेते हैं। लाइक नियोनेट के अंदर सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है जो कि मेनिंजाइटिस करवाता है? नियोनेट्स आपको पता है कि 28 डेज तक के लिए कहते हैं, या फिर आप लोग इसको लिख लें कि 1 मंथ तक के लिए कह सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यानी कि प्री स्कूल चाइल्ड जो कि अभी स्कूल नहीं जा रहा बच्चा, उनके अंदर कौन कौन से करवा सकते हैं और मोस्ट कॉमन कौन से हैं। इसके अलावा हमारे पास अडल्ट चिल्ड्रंस के अंदर कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि मेनिंजाइटिस करवाते हैं। अब यहाँ पर ना आप लोगों को बताओ, ये लिस्ट है, आप लोग ये सारे लिख सकते हैं, इन सब के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जो डिस्कस करूंगा वो होगा मोस्ट कॉमन। लाइक अगर फॉर एग्जांपल MCUs के अंदर या कभी भी कोई पूछता है कि नियोनेट के अंदर
मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मेनिंजाइटिस इज ई कोलाई। तो नियोनेट कब जब कभी आए तो जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस करवाएगा वो होगा ई कोलाई। अगर बात की जाए प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि 2 मंथ से लेकर 2 साल तक का बच्चा, 2 ईयर्स तक का, उनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली मेनिंजाइटिस करवाएगा? उनके अंदर मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो होगा वो होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर बात की जाए अडल्ट लोगों के अंदर, तो अडल्ट के अंदर सबसे कॉमन जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे पास आ जाते हैं मेनली 2। एक हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और एक होता है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। और अगर बात की जाए कि इन दोनों के अंदर से भी, मतलब कि अडल्ट के अंदर 2 है हमारे पास, एक है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और दूसरा है हमारे पास नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। और अगर अडल्ट के अंदर या फिर मतलब कि अगर अडल्ट या फिर ओल्ड चाइल्ड के अंदर, या फिर आप लोग इस तरह कह लें कि 2 साल से लेके 21 साल तक, 2 ईयर से लेके 21 साल तक, इन लोगों के अंदर सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है जो कि मेनिंजाइटिस करवाता है? तो इसके अंदर भी आप इन दोनों के अंदर से सिलेक्ट भी करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन है। सेकंड पर हमारे पास नाइजेरिया मेनिंजाइटिस आता है। अच्छा, ये थे हमारे पास बैक्टीरिया जो कि हमारे पास मेनिंजाइटिस करवा रहे थे। अच्छा, वायरस के अंदर हमारे पास जो करवा सकते हैं ना वो है एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरसेस हमारे पास मेनिंजाइटिस करवाते हैं। मम्स की वजह से हो जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास वेरिसेला जोस्टर, हर्पेस सिम्प्लेक्स, HIV, एप्स्टेन बार, इन सब की वजह से वायरल मेनिंजाइटिस होता है। लेकिन अगर MCQ के अंदर पूछेंगे मोस्ट कॉमन कौन सा वायरल, मतलब कि ये सारे वायरसेस ही है ना जो कि मेनिंजाइटिस करवा रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन वायरस कौन सा जो कि मेनिंजाइटिस करवाता है? तो एंटेरो वायरस जो है वो मोस्ट कॉमन वायरस है जो कि मेनली हमारे पास मेनिंजाइटिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, एंटेरो वायरस। इसके बाद भी हमने कहा था कि कुछ फंगल इन्फेक्शन के अंदर भी हमारे पास मेनिंजाइटिस मिलता है। इसके अंदर आप लोग याद रख लेंगे कैंडिडा की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ब्लास्टोमाइकोसिस की वजह से हो सकता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है। आप लोग इसके अंदर 2 C याद रख लें, कैंडिडा और क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस। इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है। प्रोटोजोआ के अंदर भी 1-2 एजेंट्स के नाम याद रख लें, लाइक अमीबा की वजह से हो सकता है और सिस्टर सिरकाई की वजह से हमारे पास मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो ये थी हमारे पास सारी कोजेस। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम बारी बारी हर मेनिंजाइटिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायरल मेनिंजाइटिस को। ये वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि सबसे मोस्ट कॉमन वायरस जो हमारे पास करवा रहा होगा मेनिंजाइटिस वो होंगे हमारे पास एंटेरोवायरसेस। और अगर आप लोगों से पूछेंगे वायरल, बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस कौन सी है, तो ये जो है हमारे पास वायरल मेनिंजाइटिस, ये हमारे पास क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। मेनली हमारे पास मेनिंजाइटिस इनकी वजह से ही हो रहा होता है। इसके अंदर से हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं वो हमारे पास एंटेरोवायरसेस होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने 2 बातें से देख ली यहाँ पर। ये हमारे पास इसके अलावा सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लेस सीरियस होते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं चाहिए होती है। आप लोग इसको मैनेज करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के जरिए ही, और कोई खास स्पेसिफिक थेरेपी आप लोगों को नहीं चाहिए होती है वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर। अब आप लोगों को जिस तरह कि मैंने क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों को पहले भी बता दिए थे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ना इसके अंदर एक वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात जो होती है, जिस तरह कि मैंने क्लिनिकल फीचर्स में पहले भी डिस्कस किया था कि बंदे को पायरेक्सिया होगा, हेडिक होगी और मेनिंजिज्म होगा। अगर कोई पूछे कि इन सब के अंदर वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीवियर फीचर कौन सा होता है, तो मोस्ट सीवियर फीचर जो होता है वो हेडिक होती है। मोस्ट सीवियर फीचर जो होगा क्लिनिकल फीचर वो हमारे पास कौन सी होगी? हेडिक होगी। बाज़ दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि मोस्ट सीवियर फीचर क्लिनिकल फीचर वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर कौन सा है, तो हेडिक है।
अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लंबर पंक्चर करवाना है और CSF के अंदर जो फाइंडिंग्स आनी है वो हम सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो मोस्ट कॉमन हमने करवानी है वो है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर करवाएंगे, CSF का एनालिसिस देख लेंगे और जो CSF के अंदर चीज़ें मिलनी हैं वो सारी की सारी हम इस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात आ चुकी है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक थेरेपी नहीं चाहिए होती है और आमतौर पर ये बीमारी जो होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, मॉनिटर करके रखना है चीज़ों को और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते रहना है ताकि वायरस जो होगा वो थोड़े दिनों के अंदर खुद ब खुद ही रिजोल्व हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी इसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं और करवा सकते हैं। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसी भी एज के ऊपर हमारे पास हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो होता है वो इन्फेंसी के अंदर हो रहा होता है, इन्फेंट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, अगर इन्फेंट के अंदर भी बात की जाए तो ग्रेटेस्ट रिस्क जो उसका होता है वो 6 से लेके 12 मंथ्स ऑफ एज तक होता है। और जिस तरह कि हमने वीडियो के अंदर पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर मोस्ट कॉमनली फिर कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा होता है इस टाइम के ऊपर मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा होता है ई कोलाई। अब एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं हर्मेटल मेनिंजाइटिस। अब ये क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो मेनिंजियल बेल्ट होती है यानी कि सब सहारन अफ्रीका का जो एरिया, वहाँ पर हमारे पास जो मेनिंजाइटिस बहुत कॉमनली अकर होता है, वहाँ पर हमारे पास आउटब्रेक्स आती हैं मेनिंजाइटिस की। तो वहाँ पर क्यों आती हैं मेनिंजाइटिस की आउटब्रेक्स, वहाँ पर जो हमारे पास सैंड स्टॉर्म्स चलते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस होता है और उसको हम बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म्स के चलने की वजह से जो मेनिंजाइटिस हो रहा होता है हर्मेटल मेनिंजाइटिस, इस चीज़ को हम बोलते हैं। ये एक वैसे इंफॉर्मेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट बात थी। फिर हमारे पास आती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पैथोजेनेसिस, मतलब कि ये हम सारा डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता किस तरीके से है। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास के 2 रूट हो सकते हैं, या हमारे पास डायरेक्ट इन्वेजन हो सकती है या हमारे पास हेमेटोजीनियस स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अब जो हमारा बैक्टीरिया जिन्होंने करवाना है वो डायरेक्ट या फिर हेमेटोजीनियस इन्वेजन के जरिए ब्रेन तक पहुंच गया, वहां पर आप लोगों को पता है कि मेनिंजेस पड़ी हुई हैं। अब इन मेनिंजेस के ऊपर जो होगा मेनली जो इन्फेक्शन होगा वो वहां पर जाएगा, मतलब बैक्टीरिया जाएगा वहां पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, वहां पर फिर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक्टिव होने की वजह से मेनिंजेस लाइक पिया मैटर वहां पर वो क्या होगी, कंजेस्टेड होने लग जाएगी, वहां पर इन्फिल्ट्रेट्स आने लग जाएंगे, पस सेल्स आने लग जाएंगे, फिर वो पस क्या करेगी, वहां पर ऑर्गेनाइज होगी और पस ऑर्गेनाइज होने के बाद फिर हमारे पास वहां पर एडियंस बना देगी और हमारे CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। हाइड्रोसेफलस अब हमारे पास 2 तरह का हो सकता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। ठीक है, जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगा वो मेनली हमारे पास एडहेसिव थिकनिंग ऑफ अरेक्नोइड की वजह से होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस जो होता है वो हमारे पास मेनली फाइब्रोसिस या ग्लायोसिस ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्विया या फिर फोरामेन ऑफ मेजेंडियो लश्कर की वजह से हो रहा होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास जो प्रोटीन का लेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रोटीन्स हमारे पास ज़्यादा क्यों हो रही होती हैं, इस वजह से कि जब कभी हमारे पास मेनिंजाइटिस होता है तो हमारे पास वेन्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर वस्कुलर परमिएबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वस्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास एल्ब्यूमिन होता है वो सारा का सारा हमारे पास CSF फ्लूइड के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है,
जिसकी वजह से प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जहाँ तक बात की जाए ग्लूकोज की, तो आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो होती है हमारे पास कम हो जाती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। वो क्यों हो रही होती है? अपना सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होने को हम बोलते हैं ग्लाइकोरेचिया। अब ये हमारे पास क्यों हो रहा होता है हाइपोग्लाइकोरेशिया, ठीक है। हमारे पास अब ये क्यों हो रहा है हाइपोग्लाइकोरेशिया, यानी कि सीएसएफ के अंदर हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है कि जब भी हम मेनिंजाइटिस की तरफ जाते हैं तो या ग्लूकोज, तो जो होस्ट होता है ना, होस्ट ग्लूकोज को ज़्यादा यूज़ करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द होस्ट विल बी मोर एंड द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज अरोंग द कोरोइड प्लेक्सिस इज वेरी लो। तो कोरोइड प्लेक्सिस से ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी और होस्ट की जो यूटिलाइजेशन है ग्लूकोज की वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट हमारे पास कम आने लग जाएगी। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी पैथोजेनेसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कभी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एंटीबायोटिक्स का आप लोगों को रोल तो पता होगा कि एंटीबायोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया के खिलाफ है। इन्होंने जाके आगे बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ना होता है। जब बैक्टीरियल सेल वॉल ऐसे ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मजीद एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा होने से मेनिंजाइटिस मजीद ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहली इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा तो ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। इस वजह से एंटीबायोटिक देने से पहले हम स्टीरॉइड्स देते हैं, डेक्सामेथासोन लाइक, क्योंकि अब ये स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, ये स्टीरॉइड्स हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 जो होता है इनकी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं होता और बैक्टीरिया को भी हम एंटीबायोटिक्स की वजह से डेड कर सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस के अंदर आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स देने से पहले बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आप लोगों ने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक डेक्सामेथासोन लाजमन देना होता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को इसके अंदर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, स्पेशली मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर क्लिनिकल फीचर्स को अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। हमने पहले तो वैसे जब स्टार्ट किया था तब हमने देख लिया था कि हेडेक, पायरेक्सिया और मेनिंजियल इरिटेशन, हमें सारे के सारी ये चीज़ें तो मिलनी ही हैं। अब मैंने बताया था कि जब भी हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पढ़ते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं कि नियोनेट के अंदर क्या हो रहा होता है, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर क्या हो रहा होता है और हमारे पास अडल्ट के अंदर क्या हो रहा होता है। अब क्लिनिकल फीचर सबसे पहले हम देखेंगे जो नियोनेट्स के अंदर आ रहे होते हैं। तो नियोनेट्स के अंदर आमतौर पर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी जो मेनिंजाइटिस की वजह से आ रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ये है कि प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हम देख रहे हैं नियोनेट्स के अंदर, यानी कि 1 महीने या फिर 28 दिन तक आप लोग कह लें कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और डिफिकल्टी डिलीवरी पुट द न्यूबॉर्न एट रिस्क, ठीक है, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है इसकी वजह से, या फिर प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है इसकी वजह से जो है, या फिर हमारे पास उसके अलावा कोई और कॉन्जेनिटल अनोमली जोन लाइक स्पाइना बाइफिडा और डर्मल साइनस इसकी वजह से, ठीक है। नियोनेट्स के अंदर मतलब कि हमारे पास प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसके अलावा फिर प्री टर्म इन्फेंट हो, ये जो होते हैं ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि ये बच्चे मेनिंजाइटिस की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे होंगे उनके अंदर हमें फीवर मिलेगा, पुअर फीडिंग मिलेगी, हाइपोथर्मिया मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी, इरिटेबिलिटी मिलेगी, लिथार्जिक होंगी, कन्वर्जन्स होंगे, और इसके अलावा हमारे पास जो फोंटेनेला होते हैं उनकी बल्जिंग हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके अंदर सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, तो बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फोंटेनेला, हेड रिट्रैक्शन और इसके अलावा हाई पिच्ड क्राई मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं,
इनके अंदर फीवर मिल सकता है इनको। इसके अलावा इनके अंदर हमें पुअर फीडिंग मिल सकती है, या फीवर होगा या इनको हाइपोथर्मिया होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा पुअर फीडिंग होगी, जब पुअर फीडिंग होगी तो इसका मतलब यही है कि वो लिथार्जिक रहेंगे। इसके अलावा इरेटेबल रहेंगे और कन्वर्जन्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं, कन्वर्जन्स हो सकती हैं, इरेटेबिलिटी देखने को मिलेगी और हाई पिच्ड क्राई मिलेगा, जो कि एक साइन है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। हाई पिच्ड क्राई मिल सकता है। तो ये तो थी क्लिनिकल फीचर्स जो कि हमें नियोनेट्स के अंदर मिलते हैं। अब अगर इसके अलावा बल्जिंग ऑफ फोंटेनेलास भी मैंने आपको बताया था, बल्जिंग ऑफ फोंटेनेलास मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई CSF प्रेशर। अब बात करेंगे बड़ों के अंदर जो हमें मिल रही होती हैं चीज़ें, आमतौर पर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। क्या होगा कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और GIT सिम्टम्स, मतलब किसी को काफ़ी देर तक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम रहती है, साथ GIT के सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद जाके उसको मेनिंजाइटिस हो जाया करता है। अब इसके अंदर होगा क्या, एडल्ट के अंदर बाज़ दफ़ा इसके अंदर हमें मिलेगा हाई ग्रेड फीवर मिल सकता है। इसके अंदर हमें हाई ग्रेड फीवर मिल सकता है, जिस तरह की हमने पहले पढ़ा था, वो पहली वाली फाइंडिंग्स, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक और साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, पायरेक्सिया वगैरह, हेडेक, ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा ना, इसलिए मैं ये चीज़ को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया, जो कि हर मेनिंजाइटिस के अंदर कॉमन हो सकती हैं। अब अडल्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें और मेनिंजियल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या मिल सकती हैं, हमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मिल सकती है। इसके अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा सीयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, सीयर्स, झटके लग रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा बंदा हमारे पास अनकॉन्शियसनेस भी मिलती है, बंदा अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर आता है हमारे पास, या फिर बाज़ दफ़ा कोमाटोज भी हो सकता है। नेक स्टिफनेस और कर्निक साइंस और ब्रुजिंस्की साइंस पॉजिटिव हो सकते हैं, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और जो मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारे पास सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो रही होती है, जिसको हम बोलते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व। तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो रही होती है। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQs है, ये मोस्ट कॉमन कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो रही होती है, एब्ड्यूसेंट नर्व इन्वॉल्व हो रही होती है। इसके अलावा हेमीप्लेजिया मिल सकता है, एटेक्सिया मिल सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें बड़े लिंक भी आपस में एक दूसरे से आप लोग कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग थी, वोमिटिंग कर करके उसको झटके लगने लगे, सीएस, आहिस्ता आहिस्ता वो कोमाटोज ही हो गया और उसकी क्रेनियल नर्व 6 इन्वॉल्व थी। अब वो जब कोमाटोज होगा वो तो चल सकेगा नहीं, तो एटेक्सिया हो जाएगा, हेमीप्लीजिया हो जाएगा। अब अगर बात की जाए ना स्पेसिफिकली मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर, तो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर एक स्पेसिफिक बात यह है कि इसके अंदर ना हमें रैश मिल रहा होता है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर हमें रैश मिल रहा होता है। ये रैश हमारे पास किस टाइप का होता है, ये हमारे पास होता है पुरपुरिक रैश होता है, और पर्पल मोटलिंग ऑफ स्किन हमें इसके अंदर मिल रही होती है, ठीक है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर हमें रैश मिल रहा होता है। ये रैश हमारे पास किस तरह का होता है, पुरपुरिक रैश होता है ये, और इसके अलावा मतलब कि पर्पल मोटलिंग ऑफ स्किन मिल रही होती है, यानी कि सारी की सारी स्किन जो होती है वो हमें पर्पल टाइप की नज़र आने लग जाती है, पर्पल मोटलिंग ऑफ स्किन मिल रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर साइनोसिस भी हो सकती है और कोमाटोज, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओटाइटिस मीडिया क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आ सकता है, मैस्टोडाइटिस भी आ सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, मैस्टोडाइटिस हो सकता है। ये सारे हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ना मिल रहे हों और सिनेरियो के अंदर बोला जाए कि 6 मंथ से लेकर 2 साल तक का बच्चा है, तो क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने हमेशा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करना है। क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं।
तो जैसे कि आप लोगों को पता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने लंबर पंक्चर ही करवाना है और वो सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कलर, लिम्फोसाइट काउंट, ग्लूकोसाइट काउंट, प्रोटीन, ग्लूकोज, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। वो कौन सी कंडीशंस है अब हमारे पास जिसके अंदर लंबर पंक्चर हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? एक तो ये है कि हम कभी भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, ठीक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो, तो इसके अंदर आप लोगों ने लंबर पंक्चर नहीं करवाना। दूसरी बात यह है कि कोई कार्डियोपल्मनरी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर आप लोगों ने CSF एनालिसिस नहीं करवाना, कार्डियोपल्मनरी कॉम्प्रोमाइज के अंदर। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ना लंबर पंक्चर जनरली लेना होता है L4 के लेवल के ऊपर, या फिर आप लोग कह लें कि L5 के लेवल के ऊपर। ये वो साइड है, मतलब कि L3, L4, L5, इन साइड्स के ऊपर आप लोग क्या करते हैं कि इस साइड से लंबर पंक्चर करते हैं और वहां से CSF का फ्लूइड कोलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इन साइड्स के ऊपर कोई हमारे पास इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन ओवरलाइंग द साइड ऑफ लंबर पंक्चर, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन ओवरलाइंग द साइड ऑफ लंबर पंक्चर, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है ब्लीडिंग और क्लोटिंग डिसऑर्डर्स। इसके अंदर भी हमारे पास लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कि ब्लीडिंग और क्लोटिंग डिसऑर्डर्स जिन लोगों के अंदर हैं उनके अंदर लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स के अंदर हमारे पास लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा हमारे पास सेरिब्रल लीजन्स के अंदर हमारे पास लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर लाइक द पेपिलोएडिमा, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप लोग लंबर पंक्चर करने लगे तो उससे पहले पेपिलोएडिमा लाजमन चेक करना होता है। अगर पेपिलोएडिमा है तो लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमारे पास लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। सबसे पहले फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आप लोग याद रख लें, उससे से आप लोगों को याद आ जाएगा स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन और सेरिब्रल लीजन। और फिर आप लोग थोड़ा नीचे आते जाए आंखों की तरफ आएंगे पेपिलोएडिमा, उसके बाद फिर और नीचे आते जाएंगे दिल वगैरह आ जाएगा, कार्डियोपल्मनरी कॉम्प्रोमाइज इंसान हो, उसके बाद वो वाली साइड आ जाएगी जहाँ से लंबर पंक्चर लेते हैं, तो इन्फेक्शन और ब्लीडिंग और क्लोटिंग डिसऑर्डर्स, इन सारी चीज़ों के अंदर हमारे पास लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो ये हमारे पास लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंप्लीट हो गया। हम असल में कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस हमने किस तरीके से करना है। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग लंबर पंक्चर करवा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने ये हो गया कि आप लोगों ने CSF एनालिसिस कर लिया बाय लंबर पंक्चर, ठीक है, लंबर पंक्चर करवा लिया। सेकंड, आप लोग क्लिनिकली डायग्नोस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि ब्लड, एक तो आप लोगों ने ना कि CSF लिया, CSF का कल्चर करवाया। अब आप लोग क्या करें, ब्लड लें, ब्लड का कल्चर करवा लें। तो ब्लड कल्चर करवा लें आप लोग मेनिंजाइटिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्योंकि ब्लड कल्चर जो होगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर वो पॉजिटिव आ रहा होगा इन केस ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर भी ब्लड कल्चर टेस्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव आ रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोग अब ब्लड कर रहे हैं तो आप लोग ब्लड काउंट्स करवा लें। ब्लड काउंट्स के अंदर आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट बात देखनी है वो हमारे पास टोटल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, TLC, टोटल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप लोगों ने ये चीज देखना है, ठीक है, ब्लड काउंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आमतौर पर ल्यूकोसाइटोसिस और प्रीडोमिनेंट पॉलीमोर्फ्स मिल रहे होते हैं। तो ब्लड काउंट भी आप लोग मेनिंजाइटिस के अंदर करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग क्या करवा सकते हैं, आप लोग करवा सकते हैं एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट अब क्यों करवाया, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और GIT सिम्टम्स के बाद ही अक्सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो रहा होता है। तो एक्सरे चेस्ट नमूनिया और ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ आप लोग ना रैपिड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है CIE, काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोग करवा सकते हैं।
इसके अलावा आप लोग पीसीआर करवाएं, पीसीआर के अंदर आप लोग अलाइसा करवा सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसके अलावा आप लोग एलपीए करवाएं, लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन, लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन एलपीए। सीएसएफ लैक्टेट भी करवाया जा सकता है, क्योंकि एलडीएच लेवल जो होता है हमारे पास बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर वो ज़्यादा आ रहा होता है, तो सीएसएफ का जो आप लोगों ने लिया हुआ है, सीएसएफ को कलेक्ट किया है, सीएसएफ लैक्टेट भी आप लोग करवा सकते हैं। तो ये सारे वो टेस्ट हैं जो कि मेनिंजाइटिस के अंदर करवाए जा सकते हैं। प्लस आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी तो लाजमन करवानी है, लाइक बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों ने ग्राम स्टेनिंग करवानी है। ग्राम स्टेनिंग के अंदर जिस तरह का बैक्टीरिया होगा वो हमें शो हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास मेनिंजियोकोकल होता है, आप लोगों को पता है कि मेनिंजियोकोकल जो है वो हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई मेनिंजियोकोकाई जो होता है। इसके अलावा जो नीमोकोकाई होगा वो हमारे पास होगा ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई, ठीक है। मेनिंजियोकोकाई भी डिप्लोकोकाई है, नीमोकोकाई भी डिप्लोकोकाई है, लेकिन मेनिंजियोकोकाई जो हमारे पास है वो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, नीमोकोकाई जो होगा वो ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई आ जाएगा। उसके बाद फिर जो हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होता है, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और ई कोलाई का तो आप लोगों को पता ही है, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैसिला है। तो ये सारा हमारे पास ग्राम स्टेनिंग में आता है, तो आप लोग ग्राम स्टेनिंग भी करवा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट, हाउ वी विल मैनेज द केस ऑफ bacterial meningitis. You know that in viral meningitis only supportive care is considered and there is no specific management. But in bacterial management we will do both the supportive treatment as well as the specific treatment. So first of all let us discuss about the supportive measures that we can give in the bacterial meningitis. Supportive measures के अंदर हम क्या करेंगे कि हम प्रोवाइड, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसके अंदर बुखार हो रहा है तो आप लोगों ने एंटीपायरेटिक्स देने हैं, बुखार को कंट्रोल करके रखना है, एंटीपायरेटिक्स देंगे। इसके अलावा क्योंकि ये एक बहुत सीवियर कंडीशन है तो आप लोगों के पास कन्वर्जन्स के साथ भी, सीएस के साथ और कोमाटोस पेशेंट भी आ जाता है, आप लोगों ने एबीसी लाजमन करनी है। एबीसी से मुराद है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेनेंस, ये आप लोगों ने कर ली। उसके बाद सपोर्टिव मेजर आप लोगों ने प्रोवाइड किया, उसके अंदर आप लोगों ने एंटीपायरेटिक्स किए। एंटीपायरेटिक्स के अलावा आप लोगों ने ना इसके अंदर फ्लूइड जो होता है उसकी रिस्ट्रिक्शन करनी है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इस वजह से करनी है ताकि आप लोगों ने पानी वगैरह ज़्यादा नहीं देना, बाकी आप लोगों ने आईवी मेंटेन करके रखना है, खाना वगैरह उसको लाजमन देना है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इस वजह से करनी है कहीं के एडीएस सिक्रीशन इनअप्रोप्रिएट ना हो जाए। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो कि हाइपोटेंसिव हो उसके अंदर आप लोगों ने कभी भी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी, क्योंकि ऐसे पेशेंट में अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की गई तो वो सीएनएस इस्कीमिया की तरफ चले जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है। फिर आप लोग इसके लिए एनजी ट्यूब भी पास कर सकते हैं और पार एंट्रल इसके अंदर आप लोग मेनली मेंटेन करके रखते हैं। ओरली इनिशियल जब मेनिंजाइटिस आता है तो आप लोग ओरल फीडिंग उसके लिए पॉसिबल नहीं होती, तो फीडिंग आप लोगों ने करनी होती है बाय ट्यूब। उसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि सीयर्स आ रहे होते हैं तो सीयर्स के अंदर आप लोगों ने इंट्रावीनस डायज़ेपाम आप लोगों ने लाजमन देनी होती है ताकि सीएस को आप लोग कंट्रोल कर सकें। डायज़ेपाम आप आईवी डायज़ेपाम आप लोगों ने एडमिनिस्टर करनी होती है। तो ये हमारे पास सपोर्टिव मेजर्स हैं जो कि आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद फिर हम आप देखेंगे कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप लोगों को नाम से पता चल जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स ही एडमिनिस्टर करनी है। मेनिंजाइटिस अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर ना अब आप लोग इस तरीके से याद रखें कि कुछ हमारे पास अननोन केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो मेनिंजाइटिस करवा रहा है। तो अननोन केसेस के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से सारा कुछ करना है। जो हमारे पास होते हैं टर्म इन्फेंट्स, मतलब कि वो इन्फेंट जो कि टर्म के ऊपर पैदा हो गए तो उनको फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के अंदर मेनिंजाइटिस अगर हुआ है ना तो उनको ट्रीट करने के लिए हम देंगे एम्पिसिलिन देंगे उनको, ठीक है, एम्पिसिलिन देंगे, साथ हम कॉम्बिनेशन में देंगे,
मतलब ये प्लस कर लें इसको, मतलब और ना करें इसको, प्लस हम कर लेंगे क्या, जेंटामाइसिन साथ देंगे या फिर उसको देंगे सिफोटेक्साइन। ठीक है, उसको हम देंगे जेंटामाइसिन देंगे या फिर आप लोग देंगे उसको सिफोटेक्साइन। अब कोई बच्चा प्री टर्म इन्फेंट है तो प्री टर्म इन्फेंट को आप लोग एंटी स्टेफाइलोकोकल एजेंट्स देते हैं, मिसाल के तौर पर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे दें या फिर आप लोग वैनकोमाइसिन दे दें। ठीक है, आप लोग उनको क्या दे सकते हैं, वैनकोमाइसिन प्री टर्म इन्फेंट्स के लिए, ये प्री टर्म इन्फेंट्स को आप लोग वैनकोमाइसिन दे दें या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे दें। उसके अलावा वो इन्फेंट्स जो कि 1 to 2 मंथ्स के ऊपर आ गए हैं, ऐसे पेशेंट्स को आप लोग क्या करेंगे, एम्पिसिलिन देंगे, साथ आप लोग सिफोट्रैक्साइन देंगे या फिर सिफोट्रैक्सोन देंगे। ठीक है, एम्पिसिलिन आप लोग देंगे या फिर साथ आप लोग कॉम्बिनेशन में देंगे इसको सिफोट्रैक्साइन या फिर सिफोट्रैक्सोन। सिफोट्रैक्साइन दे सकते हैं या सिफोट्रैक्सोन दे सकते हैं। जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक इन्फेंट है 1 से 2 महीने का, या भी आप लोगों ने उसको एम्पिसिलिन देनी है, लेकिन इन्फेंट को आप लोगों ने लाजमन मतलब फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ के अंदर आप लोगों ने एम्पिसिलिन तो लाजमन देनी ही देनी है। साथ कॉम्बिनेशन आप लोग सिफोट्रैक्साइन का रख सकते हैं, वहां पर भी सिफोट्रैक्साइन है, यहाँ पे भी सिफोट्रैक्साइन है, या फिर आप लोग जेंटामाइसिन और सिफोट्रैक्सोन भी रख सकते हैं। सिफोट्रैक्साइन का कॉम्बिनेशन रखना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। तो एम्पिसिलिन और सिफोट्रैक्साइन आप लोग इन्फेंट के लिए याद रख लेंगे, एम्पिसिलिन और सिफोट्रैक्साइन देंगे आप लोग। प्री टर्म इन्फेंट के लिए आप लोग याद रख लेंगे वैनकोमाइसिन देंगे। अब जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं उनके अंदर भी आप लोगों को वैनकोमाइसिन ही देनी पड़ती है। ठीक है, साथ कॉम्बिनेशन ऊपर वाला चलेगा कि आप लोगों ने एम्पिसिलिन दे रहे हैं, साथ सिफोट्रैक्साइन भी दे रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेन रेजिस्टेंट है, तो आप लोगों ने साथ और ऐड कर दिया है वैनकोमाइसिन। ये थे छोटे बच्चों के अंदर पीडियाट्रिक ग्रुप्स के लिए मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। अब अगर बात की जाए अडल्ट चिल्ड्रंस के अंदर, उनके अंदर किस तरीके से मैनेज करना है हमने मेनिंजाइटिस को, तो इसको हमने ना रिजीम वाइज डिवाइड किया हुआ है। 5 इसकी रिजीम बनाई हुई है कि अडल्ट को किस तरीके में मैनेजमेंट करनी है मेनिंजाइटिस की। अब एक ऐसा अडल्ट जो कि 18 से 50 साल के अंदर ही आता है, तो या उसको टिपिकल मेनिंजियोकोकल रैश है या नहीं है। ठीक है, पहला ये हमारे पास रिजीम होगी। तो ऐसे बंदे को आप लोगों ने सिफोट्रैक्सोन और सिफोट्रैक्साइन रिकमेंड करनी है। क्या आप लोगों ने उसको देना है, सिफोट्रैक्साइन और सिफोट्रैक्सोन देंगे, सिफोट्रैक्सोन और सिफोट्रैक्साइन और सिफोट्रैक्सोन। अब इनकी डोजेस क्या रखनी है आप लोगों ने, ये होगी हमारे पास 2 ग्राम, ये भी हमारे पास होगी 2 ग्राम, ये भी हमारे पास है आईवी, ये भी है हमारे पास आईवी। लेकिन ये है कि आप लोगों ने सिफोट्रैक्सोन आप लोगों ने क्या करना है, ट्वाइस देनी है, डेली दिन में 2 बार देनी है। और ये आप लोगों ने सिफोट्रैक्साइन जो है वो आप लोगों ने 4 टाइम्स देनी है डेली। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है पेशेंट्स इन वूम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड और इन एरियाज विद अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंस ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट टू द कम्युनिटी। यानी कि ये देखो, ये पेनिसिलिन हमने दिए सिफोट्रैक्साइन और सिफोट्रैक्सोन। अब एक ऐसी कम्युनिटी जहां के अंदर सस्पेक्टेड है, क्योंकि हमें ये चीज तो पता ही नहीं है ना, कि हम ये अननोन केसेस के लिए सारे डिस्कस कर रहे हैं। नॉन केसेस के अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है और क्या उनकी डोजेज वगैरह होती हैं, वो बाद में करेंगे। अभी तो हम अननोन केसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये हमने पहला डिस्कस कर लिया 18 से भी। अब ये वो वाला सिनेरियो 18 से 50 साल लोगों के अंदर, अडल्ट के अंदर, जिनके अंदर मेनिंजियोकोकल रैश है या नहीं। अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि जिनके अंदर हमें सस्पेक्टेड है, यानी कि उस कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा पेशेंट जो है ना उस कम्युनिटी से आया जहाँ की पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पाई जा रही है, या फिर हमें लग रहा है कि इस बंदे के अंदर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होगी, बहुत हमें सस्पेक्टेड है। तो एक ऐसे बंदे को अब आप लोगों ने, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था, बच्चों के अंदर भी ये बात हमने पढ़ के आए हैं, पीडियाट्रिक ग्रुप के अंदर भी वही हमने अडल्ट के अंदर रखनी है कि हमने ऐसे लोगों को वैनकोमाइसिन देनी है और आप लोगों ने ऐसे बंदे को रिफेम्पिसिन ऐड कर देनी है। ये आप लोगों ने इनके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है,
मतलब कि ये आप लोगों ने सिफोट्रैक्साइन और सिफोट्रैक्सोन देनी ही है, लेकिन आप लोगों को रेजिस्टेंस सस्पेक्टेड है तो आप लोगों ने वैनकोमाइसिन और रिफेम्पिसिन भी इन्हीं दवाइयों के साथ ऐड कर दी। और अब इनकी डोज क्या है, वैनकोमाइसिन जो होती है वो हम आमतौर पर देते हैं 1 ग्राम, ठीक है, लगती है आईवी है, और ट्वाइस दिन में 2 बार देंगे, ट्वाइस डेली। उसके बाद रिफेम्पिसिन की बात की जाए तो ये हमें देनी पड़ती है 600 mg, ये भी हम देते हैं आईवी और ये भी होती है ट्वाइस डेली। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास अब आएगा। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, अडल्ट, ये तो हमने देखा था ना जो कि 18 से 50 साल के थे। अब वो लोग जो कि 50 साल से ऊपर हैं, अडल्ट एज ग्रेटर देन 50 ईयर्स एंड दोज इन whom लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, ब्रेन स्टेम साइंस, इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटिक एंड अल्कोहलिक। ये जो मैंने सारी लाइन बोली है इसका मतलब ये है कि 50 साल से ऊपर बंदा है, हमें उसके अंदर लिस्टीरिया सस्पेक्टेड है, या फिर वो बंदा जो है वो डायबिटिक हो, 50 साल से ऊपर हो, डायबिटिक हो, अल्कोहलिक हो, उसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट हो। ऐसे पेशेंट के अंदर आप लोगों ने पहली वाली देनी ही है सिफोट्रैक्साइन और सिफोट्रैक्सोन, ये तो ऐड ही रहेंगी। 2 ग्राम आईवी 4 टाइम्स डेली एंड 2 टाइम्स डेली, ये आप लोग ऐड ही रहेगी इसके साथ। लेकिन आप लोगों ने ये वाली सेकेंड रिजीम नहीं देनी। तीसरे वाले में आप लोगों ने पहली वाली देनी है, साथ आप लोगों ने 2 और चीजें ऐड कर देनी है। एक आप लोगों ने ऐड कर देनी है एम्पिसिलिन, और एक आप लोगों ने ऐड कर देने हैं कोट्रिमाजोल। एम्पिसिलिन और कोट्रिमाजोल, ये 2 आप लोग ऐड कर देंगे। एम्पिसिलिन जो होती है वो आप लोग सोच भी मतलब कि बहुत ज्यादा दफा देनी पड़ती है और देनी भी हाई डोज के अंदर पड़ती है। 2 ग्राम देनी है आईवी देनी है और 6 टाइम्स देनी है एम्पिसिलिन डेली, ठीक है। और जहां तक कोट्रिमाजोल की बात है तो ये तो बहुत कम देने हैं, ये ग्राम है, ये एमजी है, 5 mg आप लोगों ने देनी है, ठीक है, 5 mg पर केजी के हिसाब से देनी है। और आप लोगों ने वही 2 डिवाइडेड डोजेज के अंदर देनी है, यानी कि ट्वाइस डेली देनी है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है चौथी रिजीम क्या है, पेशेंट्स विद अ क्लियर हिस्ट्री ऑफ एनाफिलैक्सिस टू बीटा लैक्टम्स, यानी कि वो पेशेंट जिनके अंदर बीटा लैक्टम से एनाफिलैक्सिस है, उनको एलर्जी है उनसे। अब हम उनको बीटा लैक्टम्स यानी कि पेनिसिलिन लाइक सिफोट्रैक्सोन एंड सिफोट्रैक्साइन दे ही नहीं सकते। हम उनको ये मतलब कि सिफोट्रैक्साइन अब तक हम हर पेशेंट को दे रहे थे, इनको भी दे रहे थे, इनको भी दे रहे थे, इनको भी दे रहे थे। लेकिन अब चौथे जो कि एनाफिलैक्सिस शो करते हैं बीटा लैक्टम्स को, उनको नहीं दे सकते हम ये। तो फिर उनको हम क्या देंगे, उनको हम देंगे वैनकोमाइसिन देंगे, ठीक है, साथ हम उनको देंगे क्लोरमफेनिकोल। वैनकोमाइसिन की आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही डोज आप लोगों ने देनी है कि 1 ग्राम आईवी ट्वाइस डेली। क्लोरमफेनिकोल कैसे देनी है, क्लोरमफेनिकोल आप लोगों ने देनी है 25 mg पर केजी आईवी 4 टाइम्स डेली, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट हमारे पास रिजीम आ जाती है पांचवी रिजीम के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये वो है एडजंक्टिव ट्रीटमेंट। यानी कि आप लोगों ने ना ये है कि हर पेशेंट के अंदर, जैसे कि मैं पहले डिस्कस करते हुए बता रहा था, डेक्सामेथासोन, इन सारी चीजों के साथ आप लोगों ने डेक्सामेथासोन लाजमन देना है। और ये नहीं है कि पहले एंटीबायोटिक्स दें, पहले आप लोग स्टीरॉइड्स दें, डेक्सामेथासोन पहले दें, और आप लोगों ने ये 2 से 4 दिनों के लिए देना होता है। और इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.15 mg पर केजी 4 टाइम्स डेली, 2 से 4 दिन के लिए, और हर दिन 4 दफा 0.15 mg आप लोगों ने ये देना होता है डेक्सामेथासोन। तो ये हमारे पास सारी की सारी रिजीम थी फॉर अननोन केसेस के लिए। स्पेसिफिक और नॉन केसेस के अंदर ना आप लोगों को जैसे कि पता है कि मुख्तलिफ बैक्टीरियाज हमारे पास मेनिंजाइटिस करवा रहे होते हैं। ई कोलाई अगर हमें मिल जाए कल्चर के अंदर, हमें पता चल जाए कि ई कोलाई की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है, तो उसके अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस, कौन सी होगी, सिफोट्रैक्सोन। उसके अलावा जिन जिन के अंदर अब सिफोट्रैक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है, मैं उनको साथ साथ डिस्कस कर देता हूं कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा अगर देखा जाए, ई कोलाई को देखा जाए, इसके अलावा आप लोग स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी को देख लें, इन सब के अंदर हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सेफ्ट्रैक्सोन। अब इसको किस तरीके से याद रखें,
एक इकोलाई है, एक नज़रिया मेनिंजाइटिस है, दोनों ग्राम नेगेटिव है, साथ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है। ये आप लोग याद रख लें। वैसे नाम इसका ऐसा मेरे जहन में कोई निमोनिक वगैरह नहीं बन रहा, लेकिन आप लोग ऐसे ही इसको याद रख लें कि ई कोलाई के अंदर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के अंदर, इन सब के अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्ट्रेक्सोन। उसके बाद अगर बात की जाए कि किन किन के अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस बेंजाइल पेनिसिलिन है, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस के अंदर। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर, साथ लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस के अंदर, इन दोनों के अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस बेंजाइल पेनिसिलिन कह लें या फिर एम्पिसिलिन कह लें है। साथ हमारे पास नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है, इसके अंदर भी हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस बेंजाइल पेनिसिलिन है। ठीक है, तो तीन तीन करके हमने याद रख लिए कि ई कोलाई के अंदर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है सिफ्ट्रेक्सोन, यानी कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स या फिर सिफ्ट्रेक्साइन। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, इनके अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है बेंजाइल पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन। फिर बाकी दो रह जाते हैं हमारे पास, स्टैफ ओरियस और सूडोमोनास। इन दोनों के अंदर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्ट्राजिडामाइड। तो आप जब कभी आपको पेपर के अंदर लिखने के लिए आए मेनिंजाइटिस, तो आप लोग दो हेडिंग बनाएं। दो हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग अननोन केसेस लिखें, अननोन केसेस के अंदर वही 5 चीजें डिस्कस करें, और फिर नॉन केसेस ड्रग ऑफ चॉइस लिख के ये सारा लिख दें। आपके इंशाल्लाह मैनेजमेंट के अंदर पूरे नंबर आएंगे। और इससे पहले सपोर्टिव मैनेजमेंट भी लाजमन लिखें। एक दफा दोबारा रिवाइज करता हूं कि ई कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, इन तीनों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स, सिफ्ट्रेक्सोन, सिफ्ट्रेक्साइन। उसके बाद फिर बात की जाए लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस की, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की। इनके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन। लास्ट हमारे पास आ जाता है स्टैफ ओरियस और सूडोमोनास, जिन दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास सेफ्ट्राजिडामाइड है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया नॉन केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस का। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। एक हमारे पास ये है कि सेरिब्रल एडीमा हो सकता है, और इसके अलावा रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर डेवलप हो सकता है। तो पहली कॉम्प्लिकेशन आप लोग याद रखें, सेरिब्रल एडीमा। ये हम पढ़ रहे हैं मतलब कि ना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। अच्छा, एक हमारे पास हो सकता है सेरिब्रल एडीमा, इसके अलावा हमारे पास हो सकता है रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और हमारे पास हो सकता है सबड्यूरल इफ्यूजन्स। देखिए, ये आप लोग अगर लिंक करते जाएंगे सारा आसानी से याद हो जाएगा। अगर सबसे पहले आप लोग याद रखें सबड्यूरल इफ्यूजन, इफ्यूजन के बाद आप लोग याद रख लें कि उस सारा बाहर निकल के सेरिब्रल एडीमा डेवलप हो गया। जब एडीमा डेवलप हो गया तो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया। तो सबड्यूरल इफ्यूजन, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सेरिब्रल एडीमा। इसके अलावा एक हमारे पास शोक डेवलप हो सकता है, जो कि इसकी मोस्ट डिवास्टेटिंग कंडीशन है मेनिंजाइटिस की। ठीक है, शोक डेवलप हो सकता है, और आप लोग या फिर कह लें कि एक सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। क्या हम इसको बोलते हैं? वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, FRIDERICHSEN, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। ठीक है, ये हमारे पास डेवलप हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। इसके अलावा हमारे पास इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, ये चीज डेवलप हो सकती है। ये थे हमारे पास बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि सेरिब्रल एडीमा, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सबड्यूरल इफ्यूजन,
शो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम एंड इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। ये हमारे पास ही बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा अगर आप लोग और चीज़ें भी देखें तो लाइक हमारे पास क्रेनियल नर्व पाल्सीज, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व जो होती है, जो मोस्ट कॉमन हमारे पास क्रेनियल नर्व है, जो कि इन्वॉल्व हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास सीएस डिवेलप हो सकते हैं, हमारे पास एटेक्सिया हो सकता है, और इसके अलावा क्या चीज़ डिवेलप हो सकती है, हमारे पास जो बच्चों के अंदर हेड सरकमफ्रेंस है वो डिस्टर्ब हो सकती है और बच्चा हाइड्रोसेफलस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। स्पैस्टिक पैराप्रीसिस डिवेलप हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है, डेफनेस, स्पैस्टिसिटी, रिलैप्स, रियकरेंस, एपिसोड्स ऑफ मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल हर्निएशन, अनीमिया, सेरिब्रल इंफार्क्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास डिवेलप हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों ने ये बड़ी जो 5 कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको नहीं मिस करना कि सेरिब्रल एडिमा, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सबड्यूरल इफ्यूजन, शो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, ये नहीं मिस होंगी। बाकी आप लोग और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, सीयर्स, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, डेफनेस, स्पैस्टिसिटी, विजुअल हैंडीकैप्स, स्पैस्टिक पैरापीसिस, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास यही हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे पास जो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस होता है उसके खिलाफ हमारे पास इम्यूनाइजेशन भी अवेलेबल है, लेकिन ग्रुप बी के खिलाफ हमारे पास इम्यूनाइजेशन नहीं कंप्लीट। और मेनिंजाइटिस की हम प्रिवेंशन किस तरीके से करते हैं, एक ऐसा बंदा जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाए उस बंदे के साथ, मतलब कि लाइक एक आपके घर में कैसा मरीज है जिसको मेनिंजाइटिस है, आप क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं और क्योंकि मेनिंजाइटिस हमारे पास नेजोफेरेंक्स के जरिए स्प्रेड करता है, इस वजह से क्लोज कॉन्टैक्ट में आने के बाद हम क्या करते हैं, उस बंदे को 2 डेज मतलब 2 दिनों के लिए हम उसको ओरल रिफेम्पिसिन रिकमेंड करते हैं। और अगर ओरल रिफेम्पिसिन हम नहीं दे सकते तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास पड़ा क्या है, इसका अल्टरनेटिव हमारे पास है सिंगल डोज ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर तो हम 2 दिन के लिए उसको ओरल रिफेम्पिसिन देंगे ताकि वो जो ठीक बंदा है क्लोज कॉन्टैक्ट में आने के बाद उसको कहीं मेनिंजाइटिस ना हो जाए, या ये करेंगे अगर इसका ये अवेलेबल नहीं है रिफेम्पिसिन तो हम सिंगल डोज ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन देते होते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर। अब वो बंदे क्या क्लोज कॉन्टैक्ट मॉनिटरिंग आप लोगों ने जो करनी है, कीमोप्रोफिलैक्सिस, वो क्या है उनको देख लेते हैं। मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट वार्निंग्स, मतलब किन लोगों को हमने अब ये ओरल रिफेम्पिसिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन देनी है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग पर्सन्स who are slept in the same dwelling as the patient during the 7 days prior to disease onset। मतलब कि हमारे पास क्या है कि एक घर में किसी को मेनिंजाइटिस हुआ, अब मेनिंजाइटिस का क्योंकि थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, अब मेनिंजाइटिस के अंदर सर दर्द होता है, फोटोफोबिया होता है, तो मतलब कि हमने एक बंदे को इस्टेब्लिश कर दिया कि इस बंदे को मेनिंजाइटिस है, तो अब फॉर एग्जांपल वो बंदा जिस कमरे के अंदर रह रहा था उसकी बीमारी को डायग्नोस होने से 7 दिन पहले तक उस कमरे के अंदर जो लोग सोते रहे हैं उसके साथ उन सबको कीमोप्रोफिलैक्सिस दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग पर्सन्स हु आर slept in the same dwelling as the patient during the 7 days prior to onset। सेकेंड थिंग हमारे पास आती है चाइल्ड केयर एंड नर्सरी स्कूल कॉन्टैक्ट्स, यानी कि ऐसे बच्चे फॉर एग्जांपल जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में किसी बच्चे को है तो बाकी 7 वाले बच्चे को फिर हमें उसको भी कीमोप्रोफिलैक्सिस देनी पड़ेगी। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, persons having contact with patients oral secretion during the 7 days prior to disease onset, यानी कि डिजीज डायग्नोस हो गई है लेकिन ऐसे बंदे जो कि उससे बीमारी डायग्नोस होने से 7 दिन तक से पहले
ओरल सिक्रीशंस के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर आए हैं, लाइक किसिंग, शेयरिंग ऑफ टूथ ब्रशेस, शेयरिंग ऑफ ईटिंग यूटेंसिल्स, माउथ टू माउथ रिससिटेशन, अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन होगी जिनको हम कीमोप्रोफाइलैक्सिस देंगे। लास्ट पर हमारे पास आ जाते हैं एयरक्राफ्ट कॉन्टैक्ट फॉर पर्सन सीटेड नेक्स्ट टू द पेशेंट फॉर ग्रेटर देन 8 आवर्स, यानी कि आपने हवाई जहाज में सफर किया ऐसे बंदे के साथ जिसको मेनिंजाइटिस था और आप लोग 8 घंटे उससे नेक्स्ट वाली सीट के ऊपर बैठे रहे, तो ऐसे बंदे को भी आप लोग कीमोप्रोफाइलैक्सिस देंगे। अब वो कौन से लोग हैं जिनको कीमोप्रोफाइलैक्सिस की ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हैं मिसाल के तौर पर कैजुअल कॉन्टैक्ट विदाउट डायरेक्ट एक्सपोजर टू पेशेंट्स ओरल सिक्रीशन, यानी कि आप लोग ऐसे किसी से सलाम, ऐसे बंदे से आप लोगों ने सलाम दुआ लिया जिसको मेनिंजाइटिस था, तो अब ये नहीं है कि अब आपको मेनिंजाइटिस की कीमोप्रोफाइलैक्सिस दी जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ओनली, कॉन्टैक्ट विद द हाई रिस्क कॉन्टैक्ट एंड नॉट अ केस, यानी कि अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जो कि हाई रिस्क के ऊपर है, लाइक वो एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रैवल करके आया और 8 घंटे से ज़्यादा ऐसे बंदे के साथ बैठा रहा है, तो उस बंदे को कीमोप्रोफाइलैक्सिस मिली है। अब आप लोग ऐसे बंदे के साथ जाके मिलते हैं जो हाई रिस्क है, जिसको कीमोप्रोफाइलैक्सिस मिल गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कीमोप्रोफाइलैक्सिस मिले हुए बंदे के बाद आप लोगों को भी कीमोप्रोफाइलैक्सिस दी जाए, नहीं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की कंडीशन में भी आप लोगों को कीमोप्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं है। और फिर लास्ट के ऊपर हमारे पास आता है हेल्थ केयर वर्कर्स विदाउट डायरेक्ट एक्सपोजर टू पेशेंट्स ओरल सिक्रीशन। अब डॉक्टर जो कि मेनिंजाइटिस को ट्रीट कर रहा है, ये नहीं है कि पेशेंट उसके पास आया चेक करवाने, उसने देखा कि मेनिंजाइटिस का पेशेंट था, एस्टेब्लिश हो गया, तो अब डॉक्टर जो है वो खुद कीमोप्रोफाइलैक्सिस ले, नहीं, वो नहीं लेगा। तो ये वो कंडीशन है जिनके अंदर कीमोप्रोफाइलैक्सिस दी जाएगी और जिनके अंदर कीमोप्रोफाइलैक्सिस नहीं दी जाएगी, और जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस देनी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। देखेंगे कि हम मेनिंजाइटिस के अंदर आप लोगों को पता है कि लंबर पंक्चर बार बार करवा रहे थे। अब वो कौन से कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमने लंबर पंक्चर 24 से लेकर 36 आवर्स के अंदर रिपीट करना है। कभी भी किसी नियोनेट होता है 1 से लेकर 28 दिन तक का बच्चा, कभी भी उसको मेनिंजाइटिस हो जाता है तो उसके अंदर हमने लाजमन 24 घंटे या 36 घंटे के दौरान, 24 से 36 घंटे के दौरान हमने उसके अंदर लंबर पंक्चर को रिपीट लाजमन करना है। इसके अलावा अगर कभी रेजिस्टेंट स्ट्रेन मिल जाए लाइक मेनिंजाइटिस कोज्ड बाय रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae, देन वी हैव टू रिपीट द लंबर पंक्चर एट 24 to 36 hours. Moreover, consider that a person has fever and this fever is not settling down and fever is prolonged, or the fever is being settled and a person again gets a fever, second fever. So in case of prolonged second fever, we again have to repeat the lumbar puncture at 24 to 36 hours. And in cases of recurrent meningitis, for example, a person having the develops meningitis, and then after some time meningitis resolves, and after some time again he develops meningitis, it means that he having a recurrent meningitis, then we have to repeat the lumbar puncture in this situation at 24 to 36 hours. Moreover, in immunocompromised host, we have to repeat it. And moreover, when the meningitis caused by the gram-negative enteric bacilli, we have to repeat the lumbar puncture at 24 to 36 hours. In case of lack of clinical improvement, we have to repeat it. अब अगर इस सारे को एक तरतीब के अंदर लेकर आए जिसकी वजह से ये सारा याद हो जाएगा, तो देखिए नियोनेट्स के अंदर हमने करना है। इसके अलावा वो जो कि बड़े ही ना ढीठ किस्म के लोग हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हैं, उनके अंदर हम रिपीट करेंगे। अब वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, वही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे जिनको बार बार बुखार चलता चला जा रहा है, लंबा बुखार चलता चला जा रहा है, या वही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होंगे जिसके अंदर वही के क्लिनिकल इंप्रूवमेंट आ नहीं पा रही। तो एक इस तरीके से आप लोग सिनेरियो में याद रख सकते हैं कि लंबर पंक्चर 24 से 36 आवर्स किन के अंदर रिपीट करना है। अब अगर बात की जाए कि ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी की, आपको पता है कि मैं जिस तरह पहले ट्रीटमेंट के अंदर बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप लोगों ने किससे प्रोवाइड करना है, और अगर अननोन केस होगा तो आप लोगों ने ट्रीटमेंट किस तरह करना है। तो अगर एंटीबायोटिक थेरेपी की ड्यूरेशन की बात की जाए ना, जिस तरह अब अनकॉम्प्लिकेटेड पेनिसिलिन सेंसिटिव स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae है, तो ऐसे लोगों का मेनिंजाइटिस को आप लोगों ने 10 से 14 दिन तक ट्रीट करना है। और जिस तरह कि हम आप पहले बात कर चुके हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास क्या होती है, सिफ्ट्रैक्सोन होती है, जो कि 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। तो आप लोगों ने 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन तो देनी
देनी है ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कितनी देर के लिए देनी है, 2 हफ्ते तक आप लोगों ने पेनिसिलिन सेंसिटिव स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी को करना है। और जो रेजिस्टेंट होंगे उनको आप लोगों को पता है कि वैनकोमाइसिन देनी पड़ती है, और ये भी आप लोगों ने 10 से 14 दिन के लिए देनी है। अब एक ऐसे लोग जिनके नज़रिया मेनिनजाइटिस वाला बैक्टीरिया कल्चर हुआ, लंबर पंक्चर में हमें जो बैक्टीरिया है वो हमें नज़रिया मेनिनजाइटिस मिला, तो ऐसे बंदों की ट्रीटमेंट जो होती है वो 5 से 7 दिन तक चलती है, 5 to 7 डेज़ तक। और अगर बात की जाए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी मेनिनजाइटिस की वजह से हो रहा है मेनिनजाइटिस, तो आप लोगों ने ट्रीटमेंट को 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू करना है, फॉर 7 to 10 डेज़। और ऐसे केसेस जिनका हमें पता नहीं है, अनआइडेंटिफाइबल कोज है, हमें बैक्टीरिया का नहीं पता चल सका, वायरल का नहीं पता चल सका, लेकिन मेनिनजाइटिस कंफर्म हो गया, हमने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। जिस तरह के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होनी थी, एक पूरा डब्बा था वो मैंने आपको पढ़ाया था। अब उसके बाद यहाँ पर इन लोगों की ट्रीटमेंट भी 7 से 10 दिनों तक रहती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, ग्राम नेगेटिव बेसिलरी मेनिनजाइटिस, ये वो है जिसका लॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट चलता है। क्यों? इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो 3 वीक्स या फिर 2 वीक्स तक चलता है आफ्टर CSF स्टरलाइजेशन, विच में अगर आफ्टर 2 to 10 डेज ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि आप लोग सबसे पहले अब पता चल गया मेनिनजाइटिस है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से है, ग्राम नेगेटिव बेसिलरी मेनिनजाइटिस है। आप लोगों ने उसको क्या किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, 2 से 10 दिन के अंदर उसके CSF की स्टरलाइजेशन होगी, बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। अब बैक्टीरिया के ख़त्म होने के बाद भी आप लोगों ने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है फॉर 2 वीक्स और 3 वीक्स, तो ये काफ़ी एक लंबा अर्सा बन जाता है। उसके बाद अगर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात की जाए मेनिनजाइटिस के अंदर, तो इसके अंदर आप लोग याद रख लें आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो इस तरह का एक निमोनिक याद रख लें, याद रहेगा। ए से बनता है ADMN, आप लोगों ने याद रखना है। ए से बनता है पेशेंट्स एज, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ से मुराद ये है कि बिफोर ये मतलब कितनी देर तक बीमारी रही बिफोर एंटीबायोटिक थेरेपी है वो स्टार्टेड। एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले कितनी देर तक हमारे पास बीमारी जो है वो परसिस्ट कर रही है। इसके अलावा फिर एम से है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, उसके ऊपर भी प्रोग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है आउटकम के, यानी कि मेनिनजाइटिस कितना अच्छा ट्रीट होगा और कितने इंसान कितना बेहतर, कितने इंसान प्रोग्नोसिस से मुराद है कि ट्रीटमेंट के बाद इंसान की कितने चांसेस है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कितने चांसेस हैं कि वो बीमार मतलब कि सही तरीके से ठीक नहीं हो सकेगा, कितने चांसेस हैं वो मर जाएगा। तो पेशेंट एज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोग्नोसिस, और इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कह लें या फिर क्वांटिटी ऑफ कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन इन CSF, क्वांटिटी ऑफ कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन इन CSF। जब हम CSF करते हैं तो कैप्सूलर एंटीजन हमें मिल रही होती है, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से भी प्रोग्नोसिस वेरी करता है। इसके अलावा फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह कि आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पढ़ा था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस लाइक सीरियस डेवलप हो जाए, कोमा हो जाए, शॉक हो जाए, इन कंडीशंस के अंदर प्रोग्नोसिस होता है वो वर्स से वर्स होता चला जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट्स अगर 10⁻⁷ यानी कि 1 करोड़ अगर हमारे पास नंबर मिले, ठीक है, कॉलोनी का बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट मिले, तब भी हमारे पास वर्स प्रोग्नोसिस होगा। इसके अलावा सीयर, सबड्यूरल इफ्यूजन, बैक्टीरियमिया, इन सब की वजह से प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा। अब कुछ ना स्पेशल सवाल आता होता है कि मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स कौन से हैं जो उसको पुअर बना रहे होते हैं। तो एक बात आप याद रखें कि आप लोगों को पता है कि जितना मैं पढ़ा था कि मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस वो होता है कि जिसके अंदर जाके लोअर एंड के ऊपर पुरपुरिक रैश फुट के ऊपर डेवलप होने लग जाते हैं। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव पुरपुरा विद इन 12 आवर्स जो होगा वो इसका एक पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। इसके अलावा बंदा ऐसे पुरपुरा को देखे कोमा में चला जाएगा, ठीक है, ये क्या बंदा चला जा रहा है। हाइपोटेंशन, कोमा एक फैक्टर याद रख लें, और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन याद रख लें। और इसके अलावा 2 चीज़ें कम करें, एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स कम कर दिया और ESR कम कर दिया, और ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जब आ नहीं सके, कम रहे। वैसे तो वाइट ब्लड सेल्स को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में बाद दफ़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट के अंदर बढ़ नहीं पाते। तो एब्सेंस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस आप लोग कर लें, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और लो ESR, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन की तरफ लेकर चले जाते हैं। अब वैक्सीनेशन की बात की जाए तो प्रिवेंशन की बात की जाए, प्रिवेंशन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वैक्सीनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के खिलाफ वैक्सीनेशन अवेलेबल है, नज़रिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ अवेलेबल है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के खिलाफ है। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया टाइप बी है ना, इसको हम बोलते हैं नीमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ठीक है। ये 23 वैलेंट वैक्सीन होती है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूने के खिलाफ जो हम वैक्सीन देते हैं उसको हम बोलते हैं नीमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। अब ये जो होती है
बच्चों के अंदर एक्टिव होती है ओल्डर देन 17 मंथ्स। हम ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि अब हमें पता चल गया कि किसी को हमारे पास नीमोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो हमने जो वैक्सीन है वो 17 मंथ से ओल्डर वाले बच्चे को ही लगानी है, इससे पहले ये इफेक्टिव नहीं है, तो 17 मंथ्स ओल्डर से करेंगे। और हम क्या करते हैं 0.5 ml IM सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज देते हैं किसकी, नीमोकोकल पॉलीसेकेराइड PP। आप लोग याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के खिलाफ PP देनी है, यानी कि नीमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। अगर मेनिंजियोकोकल वैक्सीन की बात की जाए, अच्छा एक ये बात इंपॉर्टेंट है कि नीमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के अंदर देनी है, मेनिंजियोकोकल वैक्सीन हाई रिस्क के अंदर देनी है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B की जो वैक्सीन है वो आप लोगों ने हाई रिस्क के लिए नहीं देनी, वो आप लोगों ने 2 मंथ से ऊपर हर इन्फेंट को दे देनी है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B की जो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस है, इसकी जो वैक्सीन है वो 4 के स्ट्रेन के खिलाफ है, A स्ट्रेन, C स्ट्रेन, Y स्ट्रेन और W135 स्ट्रेन के खिलाफ हमारे पास है। और इस वैक्सीन क्योंकि ये 4 है तो हम इसको इस वैक्सीन का हमने नाम रखा हुआ है क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन हम ये इसके अंदर प्रोवाइड करते होते हैं। उसके बाद भी एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस जिस तरह की हम पहले ही बात कर चुके हुए हैं और पहले देख चुके हैं जो कि हमने प्रोवाइड करनी है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने ना एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट क्या होता है। कॉन्टैक्ट ये होता है कि डायरेक्ट की एक्सपोजर हो जाए सिक्रीशन के साथ, लाइक माउथ टू माउथ ससिटेशन की जाए, सक्शनिंग की जाए या इंट्यूबेशन की जाए, तो इसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, ये कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा एक हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट होता है। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट को हम इस तरह बताते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक किसी बीमार बंदे इंडेक्स केस था, आप लोगों ने उसी के साथ घर के अंदर रहे, इस तरह कि आप लोगों ने 4 घंटे इंडेक्स केस के साथ वो बीमार बंदे के साथ निकाले और ये 4 घंटे मतलब आप लोग उसके साथ रहे और ये आप लोग 5 से लेके 7 दिन तक रहे, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट। तो इसको एक बार पढ़ देता हूँ मैं। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज the person who lives in the residence of the index case or who has spent a minimum 4 hours with the index case for at least 5 to 7 days before patient's hospitalization। तो इसके अलावा फिर आमतौर पर जहाँ तक बात की जाए ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की प्रोफिलैक्सिस के लिए, तो इसके अंदर आमतौर पर हमें कोई प्रोफिलैक्सिस चाहिए नहीं होती। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर जिस तरह मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ रिफेम्पिसिन देते हैं, डोज आप लोगों को बता चुका हूँ 600 mg देते हैं, ये पहले ही बात हो चुकी हुई है डिस्कस सारी की सारी। तो यहाँ पर हमारा सारा का सारा मेनिंजाइटिस जो है वो कंप्लीट होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब हमने डिस्कस करना है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। और हमारे पास आता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है कि पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है, ये जाता है और जाके हमारे पास जो ब्रेन की मेनिंजेस हैं, जो ब्रेन की लेयर्स हैं जो कि उसको कवर कर रही होती हैं, स्पेशली लेप्टोमेनिंजेस। लेप्टोमेनिंजेस के अंदर हमारे पास ना 2 लेयर्स आती हैं, एक हमारे पास इसके अंदर आती है पिया मैटर आती है एक, और दूसरी हमारे पास आती है एरेक्नोइड मैटर। जब हमारे पास पिया मैटर और एरेक्नोइड मैटर की खाली इन्फ्लेमेशन होती है तो हम इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जनरली हमारे पास सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पर हो रहा होता है पेशेंट्स के अंदर, स्पेशली उन लोगों के अंदर ये मैनिफेस्ट करता है जिनको एड्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डेवलप हुआ होता है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जिनकी इम्यूनिटी कम हुई होती है, तो उनके अंदर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के चांस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पर मैनिफेस्ट करता है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी कोई पूछे कि ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो है मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास हो रहा होता है, टीबी हो रहा होता है, लंग्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है, लंग्स की बीमारी है। इसके अलावा फिर हमारे पास और भी ट्यूबरकुलोसिस होते हैं जिसके अंदर, लेकिन जो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अगर कभी भी पूछी जाए तो वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS है, यानी कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द CNS। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है ना तो इसके डेवलपमेंट होने के लिए हमें 4 मंथ्स चाहिए होते हैं। इसलिए जनरली हमारे पास वो इन्फेंट जो कि 4 महीनों से छोटे हों उनके अंदर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसके ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस डेवलप होने के लिए 4 महीने चाहिए होते हैं। तो वो इन्फेंट जो कि 4 महीने से छोटे हैं उनके अंदर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हमें आमतौर पर नहीं मिल रहा होता।
और अगर बात की जाए कि मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस जो होता है वो विद इन 6 मंथ्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स हो गया, टीबी किसी बंदे को हो गया, तो उसके 6 महीनों के अंदर अंदर मैक्सिमम चांस होता है कि बंदा जो होगा वो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस डेवलप कर लेगा। और एक ये बात है कि हमेशा जो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस होता है ना, हमेशा ये सेकेंडरी लीजन होता है, जिसकी प्राइमरी लीजन हमेशा के लिए हमें लंग्स में मिलती है। प्राइमरी लीजन हमेशा हमें लंग्स में मिलती है और सेकेंडरी लीजन हमारे पास एज अ ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस मैनिफेस्ट कर रही होती है। इसके अंदर होता ये है कि हमारे पास केजियस फोकाई बन जाते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास केजियस नेक्रोसिस हो रही होती है, तो हमारे पास ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस जो होता है उसके अंदर मेनिंजिस के अंदर हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से केजियस फोकाई बन जाते हैं। इन केजियस फोकाई की वजह से हमारे पास क्या होता है, सरफेस ऑफ ब्रेन के ऊपर जब ये बनते हैं तो हम इनको बोलते हैं रिच फोकाई, RICH, रिच फोकाई। उसके अलावा मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास ब्रेन की जो साइट इन्वॉल्व होती है ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के अंदर वो ब्रेन स्टेम होती है, और उसके अंदर हमारे पास 3 क्रेनियल नर्व्स मेनली इन्वॉल्व हो रही होती हैं, 3rd, 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को बताएंगे कि 3rd नर्व की पाल्सी हो सकती है, 6th नर्व की पाल्सी हो सकती है और 7th क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो सकती है। तो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के अंदर जो कॉमनली इन्वॉल्व नर्व्स हैं वो 3rd, 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व्स हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी बंदे को मीज़ल्स होता है, मीज़ल्स की हिस्ट्री ऑफ मीज़ल्स होती है, फिर वहाँ से आगे केस बढ़ता चला जाता है और बंदे को ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिम्टम्स तो आप लोग वही वाले लिख दें जो पहले बताए थे कि इसके अंदर हमारे पास आप लोगों को पता है लो ग्रेड फीवर डेवलप हो रहा होता है, हेडेक, वोमिटिंग, मेनिंजियल इरिटेशन, ये सब कुछ हो रहा होता है। साइंस के अंदर भी आप लोग जो हम पहले सारे कर चुके हैं, पेपिलोडीमा, मेनिंजियल इरिटेशन, डिप्रेशन ऑफ कॉन्शियस लेवल और किलोमीटर, ये सब कर देना है। अब ना इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स के अंदर है वो है स्टेजिंग और सीवियरिटी। हम ना इस ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस को स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। लाइक हम करते हैं प्राइमरी स्टेज 1 के अंदर जो अर्ली होती है, फिर स्टेज 2 इंटरमीडिएट और स्टेज 3 जो कि एडवांस स्टेज होती है। स्टेज 1 को हम प्रोड्रोमल स्टेज भी बोलते हैं। अच्छा, स्टेज 1 के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट बात है ना ये है कि इसके अंदर हमारे पास नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसको हम प्रोड्रोमल स्टेज भी बोलते हैं, अर्ली स्टेज भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और विदाउट आल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि बंदा बिल्कुल कॉन्शियस स्टेट के अंदर होता है और उसको सारी समझ भी आ रही होती है। आल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस भी हमें नहीं मिल रहे होते, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा स्टेज 1 के अंदर हमें ना इरेटिबल लोसिस, इंटरेस्ट ऑफ प्ले, हे, फीवर, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो लिखने वाली है वो ये है कि इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं विदाउट आल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमारे पास आती है स्टेज 2 जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। इसके अंदर माइनर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं और आल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन इसके अंदर बंदा कोमा वगैरह के अंदर जो होता है वो नहीं गया होता, बल्कि बंदा जो होता है वो बिल्कुल जो होता है कॉन्शियस के अंदर होता है, लेकिन उसकी कोई कॉन्शियसनेस होती है वो आल्टर्ड होती है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं होता। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेज है। इसके अंदर हमारे पास माइनर न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं। इसके अलावा ना हमें इसके अंदर एक साइन मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्रैकपोर्ट साइन। इन इन्फेंट्स एंटीरियर फोंटेनेला में बी बल्जिंग एंड सुचर्स बिकम सेपरेटेड विच इज़ कॉल्ड एज क्रैकपोर्ट साइन। तो स्टेज 2 के अंदर हमें एक क्रैकपोर्ट साइन मिलता है। और जिस तरह हम पहले बात कर चुके थे कि हमारे पास 3rd, 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती हैं, तो वो भी हमें स्टेज 2 के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है। और सेकंड स्टेज के अंदर जो मोस्ट कार्डिनल सिम्टम है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है हेडेक। सर में दर्द उसकी शदीद किस्म की होती है। हेडेक इज़ द कार्डिनल सिम्टम इन द सेकंड वीक ऑफ इलनेस इन द ओल्डर चिल्ड्रन। इसके अलावा फीवर जो होता है वो हमारे पास इसके अंदर कॉन्स्टेंट रहता है, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बाकी सिम्टम्स भी होते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इसके अंदर हमें मिल रही होती है। इसके अलावा हमने जो 2 इंपॉर्टेंट पीछे साइंस पढ़े थे, एक ब्रूजिन्स्की साइन पढ़ा था और एक कर्निक साइन पढ़ा था, वो दोनों भी इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। और एक्सटेंसिव प्लांटर सर्फेसिस, हमें प्लांटर सर्फेसिस जो होते हैं उसके अंदर एक्सटेंसिव प्लांटर सर्फेसिस मिल रही होती हैं, जिस एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। और टेंडन जर्क्स जो होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है। पेपिलोइडीमा मिलता है और बंदा जो होता है वो सेमी कॉन्शियस होता है। और इसके अलावा एंड में श्राइक लाउड नॉइसेज एंड डेवलप कन्वर्जन, तो इसके अलावा वो ऊंची ऊंची चीखें भी मार सकता है और उसको झटके भी पड़ सकते हैं। लास्ट स्टेज हमारे पास आती है स्टेज 3। इसके अंदर पेशेंट जो होता है वो कोमाटोस पेशेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि ना ही इज़ इमेसिटेटेड विद स्काइबेलस मैसेज इन द एब्डोमन, यानी कि उसके अंदर हार्ट पीसीज मैसेज बन जाते हैं एब्डोमन के अंदर, जो कि हम पालपेट भी कर सकते हैं।
तो स्टेज 3 के अंदर ये होता है कि बंदा कोमाटोज हो जाता है, वो अपनी कॉन्शियस में होता ही नहीं है और फोकल न्यूरोलॉजिकल लीजन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हमें एक साइन मिलता है जिसको हम बोलते हैं टैकी सेरिब्रल। इस समटाइम इज सीन इन चिल्ड्रन। द रिस्पॉन्स इज इलिस्टेड बाय स्ट्रोकिंग ऑफ द स्किन विद अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट इन 30 to 60 सेकेंड प्रोड्यूसेस एन एरिथमेटस रेज रिएक्शन विच लास्ट सेवरल मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है टैकी सेरिब्रल का कि आप लोगों ने पेशेंट की स्किन के ऊपर किसी चीज़ से स्ट्राइक किया 30 से 60 सेकेंड के लिए, और जहाँ पर अब आप लोग वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं 30 से 60 सेकेंड के लिए किसी स्किन के एक पार्ट के ऊपर, वो उस पार्ट से वहाँ पे सारा रेड हो जाती है और वहाँ पर आप लोगों को रिएक्शन नज़र आने लग जाता है जो कि काफ़ी सेवरल मिनट्स तक रहता है। इसको हम बोलते हैं टैकी सेरिब्रल। उसके बाद भी हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जिस तरह कि आप लोगों को पहले ही पता है, मैं सारी बातें बता चुका हुआ हूँ। इन्वेस्टिगेशन के अंदर लंबर पंक्चर जो होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड, और लंबर पंक्चर के अंदर में जो फाइंडिंग्स मिलती हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा हमने क्या है कि क्लिनिकल सस्पिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्रीवियस टीबी की हिस्ट्री आ रही होती है और हमेशा सेकेंडरी लीजन होती है, तो क्लिनिकल सस्पिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लिनिकल सस्पिशन के अलावा हम, क्योंकि ये टीबी है तो इसके अंदर हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी करवा सकते हैं और प्राइमरी लीजन को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं। और क्योंकि टीबी ने फिर आगे ब्लड के ज़रिए हमारे पास मेनिंजिस में जा सकता है, तो सीबीसी करवा सकते हैं, सीएसएफ का कल्चर करवा सकते हैं, ईएसआर रेस हमें इसके अंदर मिल सकता है। तो यही सारी हमने इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। कौन कौन सी? क्लिनिकल सस्पिशन, उसके बाद ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, लंबर पंक्चर, सीबीसी, ईएसआर विल बी रेस्ड एंड प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट्स विल बी सीन। और इसके अलावा हम एमआरआई ब्रेन और सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन भी करवा सकते हैं। एमआरआई ब्रेन और सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन के अंदर बाज़ दफ़ा हमें इंटरक्रेनियल ट्यूबरकुलोमा मिल सकता है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो जैसे ही आप लोगों को सस्पिशन स्टार्ट हो जाए कि ये हमारे पास ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस है, आप लोगों ने कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देनी है, साथ आप लोगों ने एडिक्वेट हाइड्रेशन देनी है, न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है, और एंटी टीबी ड्रग्स जिसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर आते हैं आइसोनाइज़ेड, रिफेम्पिन, इथम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे ड्रग स्टार्ट कर देने हैं। अगर पूछा जाए कि इस सब के अंदर से हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो आइसोनाइज़ेड जो होता है हमारे पास वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब इसके अंदर ना आप लोगों ने साइड इफेक्ट्स याद करना है, क्योंकि पेपर के अंदर साइड इफेक्ट्स लाजम पूछे जाते हैं। साथ साथ आइसोनाइज़ेड की वजह से हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस, लेकिन आप लोगों ने मेनली इथम्ब्यूटोल के अंदर याद रखना है, ई से इथम्ब्यूटोल, यानी कि इथम्ब्यूटोल के अंदर मेनली हमारे पास आई प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जिसके अंदर हमने ऑप्टिक न्यूराइटिस लिखना होता है। आइसोनाइज़ेड की वजह से हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिल रही होती है, जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों ने दिखानी है। इसके अलावा हिपैटोटॉक्सिक होती है ये ड्रग, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास रिफेम्पिसिन, ये भी हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास आइसोनाइज़ेड ही है। रिफेम्पिसिन की वजह से हमारे पास क्या होता है, ऑरेंज डिस्कोलोरेशन ऑफ यूरिन हो जाती है, जो हमारा यूरिन है वो ऑरेंज कलर का आने लग जाता है, ऑरेंज डिस्कोलोरेशन ऑफ यूरिन। इसके अलावा आंसू, टीयर्स, ऑरेंज डिस्कोलोरेशन ऑफ टीयर्स और जीआईटी डिस्टर्बेंस और हिपैटोटॉक्सिसिटी हमें मिलती है। फिर बात की जाए पायराजिनामाइड से, तो पायराजिनामाइड जो होता है वो हमारे पास हाइपोयूरिसीमिया गाउट करवा देता है, जो कि इसका मेन साइड इफेक्ट है, जो आप लोगों ने याद रखना है। मैं सिर्फ मेन साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ, इन डिटेल नहीं जा रहा। जिस तरह आइसोनाइज़ेड में पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिफेम्पिसिन के अंदर हमारे पास ऑरेंज डिस्कोलोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पायराजिनामाइड के अंदर हमारे पास हाइपोयूरिसीमिया और गाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर हमारे पास ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथम्ब्यूटोल का मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आई प्रॉब्लम्स, ई से इथम्ब्यूटोल, ऑप्टिक न्यूराइटिस। और जनरल मेजर्स में आप लोगों ने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है, एंटीपायरेटिक्स देने हैं, पैरासीटामोल देनी है, फिनोबार्बिटोन देनी है कन्वर्जन से बचाने के लिए। और इसके अलावा आप लोग कोमाटोस पेशेंट की केयर करेंगे और केयर ऑफ बाउल एंड ब्लैडर करेंगे। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, जिस तरह मैं पहले ही बता चुका था, एक बंदा कोमाटोस हो सकता है, मेंटल यानी कि मेंटल रिटार्डेशन के अंदर जा सकता है, और इथम्ब्यूटोल यूज़ करने की वजह से उसको ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है। क्रेनियल नर्व पाल्सी मैंने बताया था कि थर्ड, सिक्स एंड सेवंथ क्रेनियल नर्व्स आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, तो क्रेनियल नर्व पाल्सी थर्ड, सिक्स एंड सेवंथ इन्वॉल्व हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर आप लोग एक तरतीब से चले ना, सबसे ऊपर से है, सबसे ऊपर सर होता है, मेंटल रिटार्डेशन, उससे वहीं पे उसके अंदर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, थर्ड, सिक्स या सेवंथ क्रेनियल नर्व्स गई, उससे नीचे आ जाए आंखें होती हैं, ब्लाइंडनेस हो गई, साथ देखेंगे कान होते हैं, डेफनेस हो गई, ऊपर सर में हाइड्रोसेफेलस हो गया, फिर नीचे आते जाएँ तो दो और याद रख लें, एपिलेप्सी और ट्यूबरक्यूलोमा। तो इस तरह आप लोगों को सारी कॉम्प्लिकेशन भी याद हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास सारा मेनिंजाइटिस, जिसके अंदर हमने एक एक चीज़ मेनिंजाइटिस ही कवर कर लिया।